मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, कोई धर्म स्थान है, उससे 500 मीटर दूर तक कोई शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। फिर इसी में अंग्रेजों ने एक और वाक्य जोड़ा था कि विद्यालय है, विश्वविद्यालय है, कॉलेज है, तो उसके दूर दूर 500 मीटर तक शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। इन काले अंग्रेजों ने तो उसको भी हटा दिया उसमें से। इन काले अंग्रेजों ने आजादी के बाद जो कानून बनाया है, अब वो कानून ये है कि मंदिर के सामने शराब की दुकान है, मस्जिद के सामने शराब की दुकान है, गुरुद्वारों के सामने शराब की दुकानें हैं, और खाली शराब की ही दुकानें नहीं है, उससे ज्यादा और भी घृणित काम करने के दूसरे अड्डे वहां खोले हुए, जुए के अड्डे हैं, वैश्यावृत्ति के अड्डे हैं। ये अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है, और अंग्रेजों के बाद काले अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून। परिणाम यह हुआ कि जिन अंग्रेजों ने एक शराब की दुकान खोली थी, आज इस देश में काले अंग्रेजों की मदद से लाइसेंसधारी शराब की दुकानें 32,000 हो गई हैं, और अगर आप बिना लाइसेंस वाली दुकानों को गिनेंगे तो वो 1 लाख से ज्यादा हैं। गांव गांव शराब की दुकान खुल रही है। अगर आप कल्पना करिए 1 लाख शराब की दुकानें हैं, तो इसका माने भारत के हर 6 गांवों के बीच में एक शराब की दुकान है। अब काले अंग्रेजों की तैयारी चल रही है कि हर गांव में एक शराब की दुकान होनी चाहिए, माने हर गांव में 6,38,000 से ज्यादा पूरे भारत में शराब की दुकानें होनी चाहिए, सारे देश को शराब में डुबो देना चाहिए। और इसकी नीति कई राज्यों में बनकर लागू हो रही है। कई राज्यों ने तो यहां तक तय कर लिया है कि गांव गांव में ही शराब नहीं मिलेगी, वैन चलाएंगे शराब बेचने वाली। जैसे मरीजों को ले जाने के लिए चिकित्सा सहायता वैन होती है ना, वैसे शराब बेचने के लिए वैन। दिल्ली सरकार का फैसला, राजस्थान सरकार का फैसला, भारत के कई राज्य सरकारें अब वाहन चलाएंगी, मोबाइल वैन चलाएंगी, उनमें गांव गांव जाकर, घर घर जाकर शराब परोसी जाएगी और लोगों को बेची जाएगी। हम कैसे कहें भारत स्वतंत्र हो गया? अंग्रेजों ने भारतवासियों को शराब में डुबोया तो उनके पीछे स्वार्थ था कि भारतवासी नशे के शिकार बने, इनको गुलाम बनाया जाए और लूटा जाए। अब आजादी के बाद के काले अंग्रेज भी भारतवासियों को शराब में ही डुबोना चाहते हैं, तो कैसे कहें देश स्वतंत्र है, देश स्वाधीन है, देश आजाद है? अभी भी ये देश परतंत्र है। और एक बहुत खराब उदाहरण देना चाहता हूं, आपको सुनकर आश्चर्य होगा। मैं एक शोध पर और लगा हुआ हूं। हमारे भारत देश में वैश्यावृत्ति कब से शुरू हुई? दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, पटना है, जितने बड़े शहर हैं वहां बड़े बड़े वैश्यावृत्ति के अड्डे हैं। दिल्ली में है, मुंबई में है, कलकत्ता में है, मेरठ में है, आदि आदि ऐसे भारत में कई जगहों पर वैश्यावृत्ति के अड्डे हैं। और कोलकाता तो सारे देश में बदनाम है इस बात के लिए कि सबसे बड़ा वैश्यावृत्ति का केंद्र कोलकाता है। तो मैं इस पे बहुत दिन से काम कर रहा हूं कि ये कब से शुरू हुए। तो पता चला कि वैश्यावृत्ति का सबसे पहला अड्डा भी लाइसेंस देकर अंग्रेजों ने शुरू कराया था इस देश, और वो कोलकाता में ही बना था। आप कभी कोलकाता जाए ना, तो वहां एक एरिया है, क्षेत्र, उसका नाम है सोनागाछी। ये सोनागाछी एरिया में सबसे पहला वैश्यावृत्ति का केंद्र इसी बदमाश रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू कराया था 1760 में। एक तरफ शराब का केंद्र शुरू कराया, दूसरी तरफ वैश्यावृत्ति का लाइसेंस देकर केंद्र शुरू कराया था। जब रॉबर्ट क्लाइव को ये बहुत सारे भारतवासियों ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, तो उसने कहा कि हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए हमें कुछ तो करना है। और जरूरतें क्या है? अंग्रेज आते थे इस देश में तो अपने बीवी बच्चों को लेकर थोड़ी आते थे। जितने अंग्रेजों का इतिहास मैंने पढ़ा है, जाना है, समझा है, उसमें से लगभग 95% अंग्रेज इस देश में अकेले आए थे। उनकी बेटियां उनके साथ नहीं, उनकी पत्नियां उनके साथ नहीं, उनका परिवार उनके साथ नहीं, अकेले आते थे। अकेले आते थे तो शरीर की भूख शांत करने के लिए उनको कोई ना कोई स्त्री चाहिए, तो उस स्त्री की तलाश में वो भूखे भेड़ियों की तरह से घूमा करते थे समाज में, और उसमें दुराचार और बलात्कार होते थे। तो फिर कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने कहा कि इसमें बहुत शिकायतें आती हैं। कोई भी अंग्रेज अधिकारी किसी भी गांव में चला जाता है, किसी भी मां बहन बेटी को उठा के जबरदस्ती उससे अपनी हवस और वासना शांत करता है, तो इसका कोई रास्ता निकाल दो और कानूनी रास्ता निकाल दो। तो अंग्रेजों ने कानूनी रास्ता निकाला, और वो कानूनी रास्ता ये निकाला कि कुछ मां बहन बेटियों से जबरदस्ती बलात्कार किया। परिणाम ये हुआ कि उनको उनके परिवार में रहने लायक स्थिति नहीं रही।
जब किसी की मां को, बहन को, बेटी को जबरदस्ती आप परिवार से उठाएंगे, उसका शील भंग करेंगे, उसका बलात्कार करेंगे, तो परिवार उसको दोबारा स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हो पाता और वो मां, बहन, बेटी भी परिवार के पास जाने की स्थिति में नहीं हो पाती, तब वो बेघर हो जाती। तो अंग्रेजों ने क्या किया, जिन मां, बहन, बेटियों को बलात्कार करके बेघर किया, फिर उन्हीं मां, बहन, बेटियों को लाइसेंस देकर उनको वेश्या बना दिया और उन वेश्याओं के लिए जगह जगह कोठे बना दिए। फिर उन कोठों पर अंग्रेज जाने लगे और अपनी हवस और वासना की पूर्ति वहां वो करने लगे। और फिर धीरे धीरे जहां जहां अंग्रेजों की सेना उन्होंने रखी, हर जगह उन्होंने ये वेश्यावृत्ति के केंद्र शुरू किए। कोलकाता में किया, छावनी जहां पर है अंग्रेजों की, जिसको आप कैंट कहते हैं ना, कैंट, जिस भी भारत के नाम के साथ कैंट लगा हो, जैसे मेरठ कैंट, जैसे दिल्ली कैंट, जैसे बरेली कैंट, जैसे शाहजहांपुर कैंट, जैसे अलीगढ़ कैंट, ये कैंट शब्द जहां भी आप सुने पढ़े, रुड़की का कैंट या हरिद्वार के आसपास कहीं कैंट, ये कैंट क्षेत्र थे अंग्रेजी सैनिकों के रहने वाले क्षेत्र। और जहां जहां उन्होंने कैंट बनाए, हर जगह वेश्यावृत्ति का अड्डा बना दिया, क्योंकि सैनिक रहते हैं, अपने शरीर की वासना को शांत करना ही है। तो शराब और वेश्यावृत्ति, इन दोनों को कानूनन रूप से इस देश में शुरू करा के और एक उद्योग की तरह स्थापित करा दिया, ये अंग्रेजों ने इस देश में किया। शराबी बना दिया, वेश्यावृत्ति बना दिया हमको, फिर जुए का शिकार बना दिया। तरह तरह के जो जुए इस देश में होते हैं, ज्यादातर जुए अंग्रेजों के जमाने के शुरू किए हुए, और ये जुए, वेश्यावृत्ति और शराब के लिए उन्होंने क्लब बनाए, और ये क्लब अभी भी हैं जगह जगह। आप जानते हैं, कहीं दिल्ली में जिम खाना क्लब है, तो कहीं मेरठ में जिम खाना क्लब है, तो कहीं किसी और जगह जिम खाना। ये सारे जिम खाने क्लब एक जमाने में अंग्रेजों की अय्याशी के अड्डे थे। अंग्रेज अधिकारी आते थे मौज मस्ती करने के लिए, ये सारे क्लब बनाए गए थे। अब होना क्या चाहिए था, अंग्रेजों के जाने के बाद सबसे पहले इस देश में कानून बदल होना चाहिए था शराब का, फिर कानून बदल होना चाहिए था वेश्यावृत्ति का, फिर कानून बदल होना चाहिए था बलात्कार वाला, फिर कानून बदल होना चाहिए था गोहत्या का, फिर कानून बदल होना चाहिए था ये जो क्लब खोले गए अंग्रेजों के द्वारा अय्याशी के लिए। लेकिन काले अंग्रेजों ने एक भी ये कानून बदल नहीं किया, क्योंकि काले अंग्रेजों को भी उसी रास्ते पर चलना था जिस रास्ते पर चलकर गोरे अंग्रेजों ने इस देश को लूटा या बलात्कार का शिकार बनाया, अत्याचार का शिकार बनाया। काले अंग्रेज भी वही कर रहे हैं। गोहत्या का कानून नहीं बना सके, शराबबंदी का कानून नहीं बना सके, वेश्यावृत्ति को रोकने का कानून नहीं बना सके। इस देश में अनाचार, पाप और अत्याचार के खिलाफ कुछ नहीं हो पाया आजादी के 63 साल। गोहत्या बंद करने के लिए गोहत्या निषेध का कानून बनना है। गांधी जी ये बार बार कहा करते थे। गांधी जी ने अपनी हत्या के 6 महीने पहले ये कहा था कि आजादी मिलते ही कलम की एक नोक से सबसे पहला कानून मैं बनवाऊंगा तो गोहत्या निषेध का कानून बनवाऊंगा। ये गांधी जी का वायदा था पूरे देश से, और आजादी मिलने के 6 महीने पहले का वायदा है। और ये वायदा किसी व्यक्तिगत बैठक में उन्होंने नहीं किया, भरी सभा में ये वायदा किया था और सारे देश के अखबारों में मुख पृष्ठ पर यह छपा था। और उस समय की कटिंग हमारे पास है। महात्मा गांधी ने सारे देश को आश्वासन दिया था कि आजादी मिलते ही गोहत्या निषेध का कानून बनेगा, आजादी मिलते ही अंग्रेजी हटाने का कानून बनेगा, आजादी मिलते ही शिक्षा व्यवस्था बदली जाएगी, आजादी मिलते ही अंग्रेजों के सारे कानून रद्द किए जाएंगे, शराब बंद की जाएगी, पूरे देश में शराबबंदी लागू की जाएगी। ये गांधी जी ने वायदा किया था पूरे देश को। लेकिन गांधी जी के परम शिष्यों ने, जो गांधी जी का नाम लेकर सत्ता की सीढ़ी पर चढ़े और जिन्होंने गांधी जी को पूरे देश में भुनाया वोट के लिए और नोट के लिए, उन लोगों ने गांधी जी की ही हत्या कर दी। गांधी जी की कहे हुए एक भी वाक्य को उन्होंने नहीं माना और गांधी जी के वायदे को उन्होंने सत्ता मिलते ही और गांधी जी की हत्या होते ही 6 महीने में भुला दिया। मुझे तो कभी कभी ये कहने का मन करता है, हालांकि ये कहने लायक बात नहीं है, नाथूराम गॉडसे ने तो महात्मा गांधी के शरीर की हत्या की थी। महात्मा गांधी के परम शिष्यों ने सत्ता के लालच में महात्मा गांधी की आत्मा की हत्या की, उनकी भावना की हत्या की। उनकी कही हुई एक बात को उन्होंने नहीं माना, एक छोटी सी बात उन्होंने नहीं मानी। गांधी जी ने ऐसे तो सैकड़ों बातें कही हैं,
उनकी जो पुस्तक है हिंद स्वराज, जिसको आज 100 वर्ष पूरे हुए हैं, महात्मा गांधी ने सन 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी और उसमें भारत कैसा होना चाहिए, भारत की व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए, बहुत बारीक और विशद वर्णन है उसमें। तो गांधी जी का यह कहना था कि मेरी आजादी माने भारत की आजादी के बाद ये हिंद स्वराज में जो कुछ लिखा है इसका एक शब्द भी बदलने की मुझे जरूरत नहीं है, ऐसा ही भारत बनाना है। वो हिंद स्वराज का करीब 100 वर्ष पूरा हुआ है। सारा देश महात्मा गांधी को नमन कर रहा है, उनकी इस पुस्तक को पढ़ा जा रहा है, उस पर बहसें हो रही हैं, सेमिनार सिंपोजियम्स हो रहे हैं। लेकिन भारत सरकार इतनी बेशर्म है कि महात्मा गांधी की लिखी गई उस पुस्तक के एक भी शब्द को नीतियों में बदलने को, कार्य में बदलने को तैयार नहीं है, योजना में बदलने को तैयार नहीं है। तो अब हमें करना है ये काम। महात्मा गांधी ने जो कुछ हिंद स्वराज में लिखा है, महात्मा गांधी ने एक और सुंदर पुस्तक लिखी है, मेरे सपनों का भारत। एक तो हिंद स्वराज है, एक मेरे सपनों का भारत है। इन दोनों पुस्तकों में भारत के भविष्य का जो कुछ खाका उन्होंने खींचा है, कैसा भारत होना चाहिए, व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए, नीतियां कैसी होनी चाहिए, कानून कैसे होने चाहिए। हम भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता संकल्प लेते हैं कि महात्मा गांधी के देखे हुए सपने को, उनके लिखे हुए वाक्यों को इस देश की नीतियों में बदलवाएंगे, कानूनों में बदलवाएंगे और व्यवस्था परिवर्तन का काम वहीं से शुरू कराएंगे। हमें ये काम करना है, नहीं तो ये गुलामी बहुत लंबी हो जाएगी और ज्यादा लंबी गुलामी किसी समाज में चल जाती है तो समाज आत्मविस्मृति की स्थिति में चला जाता है। ऐसी स्थिति हमारे देश में नहीं आनी चाहिए। व्यवस्था के स्तर पर जो हमारी गुलामियां हैं, कानून की, शिक्षा की, इसी तरह से एक गुलामी है अर्थव्यवस्था की। मैं आपको अर्थव्यवस्था की गुलामी के बारे में 2-3 वाक्यों में कहना चाहता हूं। वो ये कि अंग्रेजों ने एक नियम बनाया इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए और वो नियम ये था कि नागरिकों से टैक्स लिया जाए और उस टैक्स से कुछ हिस्सा लोगों के विकास पर खर्च किया जाए और बाकी हिस्सा लूट कर लंदन में ले जाया जाए। ऐसा उन्होंने एक नियम बनाया। तो टैक्स के माध्यम से अंग्रेज जो पैसा इकट्ठा करते थे उसमें से 90% लूट कर वो लंदन ले जाते थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से। वो कैसे लंदन जाता था? अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिकारी होता था वॉयसराय, या उसको कई बार गवर्नर जनरल कहते थे। उसके नीचे गवर्नर होते थे और उसके नीचे और सैकड़ों हजारों अधिकारी होते थे। तो बजट का सबसे बड़ा हिस्सा इन अधिकारियों को तनख्वाह देने में खर्च किया जाता था। गवर्नर जनरल की तनख्वाह सबसे ज्यादा हुआ करती थी उस जमाने में। फिर उसके नीचे गवर्नर, उनकी तनख्वाह होती थी। फिर गवर्नर की काउंसिल के मेंबर की तनख्वाहें होती थी, फिर अधिकारियों की। तो अगर 100 रुपए बजट में इकट्ठा हुआ, मैं कल्पना के लिए बात कर रहा हूं, तो 90 रुपए अंग्रेजी अधिकारियों की सीधे जेब में चला जाता था। 10 रुपए सिर्फ विकास के काम में आता था। अंग्रेजों ने इसको एक सुंदर नाम दिया था कि ये 10 रुपए का जो खर्चा है लोगों के ऊपर होने वाला, इसको वो कहते थे प्लैन्ड एक्सपेंडिचर। इसको कहते थे बहुत अच्छी योजना बनाकर किया गया खर्च। और जो 90% पैसा सीधे अंग्रेजों की जेब में जाता था उसको कहते थे नॉन प्लैन्ड एक्सपेंडिचर, गैर योजनागत खर्च। तो बजट का 10% विकास पर खर्च होता था, 90% अंग्रेज सीधे लूटते थे। ये अंग्रेजों ने किया। 1927 के बजट के कुछ प्रमाण हमारे पास हैं। 1927 के पहले के बजट के प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन पहले बजट के प्रमाण 1927 के हैं। वो ये बताते हैं कि 1927 के कुल बजट में 90% अंग्रेजों ने सीधे जेब में डाल लिया, 10% विकास में खर्च किया। तो भारत में गरीबी बढ़ती गई, बेकारी बढ़ती गई, भुखमरी बढ़ती गई और अंग्रेजों का यह नियम चलता ही गया। आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तो आजादी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में यह नियम बदला जाना चाहिए था और होना यह चाहिए था कि अंग्रेजों के जाने के बाद 90% खर्चा लोगों के विकास पर हो और 10% खर्चा सरकार चलाने वाले अधिकारियों पर हो या सरकार पर हो। लेकिन काले अंग्रेजों ने जब से सरकार चलाई, भारतवासियों ने जब से अपनी सरकार बनाई, 63 साल गवाह हैं इस बात के, एक भी बजट ऐसा नहीं बना जिसमें 90% विकास पर खर्च हुआ हो और 10% सरकारी कर्मचारियों की और व्यवस्था पर खर्च हुआ हो। अभी भी 2009 का बजट देखो,
2008 का बजट देखो, 2007 का देखो, 2006 का देखो, 2005 का देखो, 63 साल में जितने बजट बने हैं, किसी भी बजट को उठाकर आप देखोगे तो तरीका वही है। 10% ही हिस्सा है जो विकास पर खर्च हो रहा है, 90% अभी भी हमारे नेता, अधिकारी और व्यवस्थाओं पर खर्च हो रहा है। और बड़े शर्म की बात है, अफसोस की बात है कि गवर्नर जनरल और वायसराय होता था, सबसे ज्यादा तनख्वाह लेता था उस जमाने में। अब हमारे देश में उस स्थान पर राष्ट्रपति महोदय हैं और उनकी तनख्वाह भी इस देश में सबसे ही ज्यादा है। मुझे बहुत अफसोस है ये कहते हुए कि भारत का एक गरीब आदमी एक दिन में खर्च करने के लिए 20 रुपए भी नहीं पा सकता। 84 करोड़ लोग इस देश में 20 रुपए कम प्रतिदिन पर जिंदा हैं, माने एक दिन में 20 रुपए से कम खर्च कर पाते हैं, ऐसे 84 करोड़ लोग हैं। और इस देश के राष्ट्रपति का एक दिन का खर्चा 7.5 लाख रुपए का है। एक दिन का खर्चा, साल भर का खर्चा करीब 27 करोड़ रुपए का है। राष्ट्रपति एक दिन में 7.5 लाख रुपए खर्च करते हैं। उपराष्ट्रपति एक दिन में करीब 5-5.25 लाख रुपए खर्च करते हैं। प्रधानमंत्री एक दिन में 6-6.25 लाख रुपए खर्च करते हैं। प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में 90 मंत्री हैं। इन 90 मंत्रियों का एक दिन का खर्चा कुल मिला के करोड़ों रुपए का है। 84 करोड़ लोग इस देश में एक दिन में 20 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर पाते। और भारत सरकार के प्रथम व्यक्ति के रूप में राष्ट्रपति एक दिन में 7.5 लाख रुपए खर्च करते हैं। अंग्रेजों के जमाने में जो वायसराय और गवर्नर जनरल होता था, वो एक दिन में सबसे ज्यादा खर्च करता था और गरीब आदमी इस देश में भूखा मरता था। अंग्रेजों के जाने के बाद भी व्यवस्था वही है। राष्ट्रपति के ऊपर सबसे बड़ा खर्च है और जो देश का मालिक है, जो इस देश का वोटर है, जो आप और मैं टैक्स देने वाले हैं, उसके ऊपर खर्चा सबसे कम है। तो आजादी के बाद भी अर्थव्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ। अंग्रेज सारा टैक्स इकट्ठा करके केंद्र सरकार के पास लाते थे। आजादी के बाद सारा टैक्स इकट्ठा होकर केंद्र सरकार के पास जाता है। अंग्रेजों के जमाने में केंद्र सरकार के टैक्स सबसे ज्यादा हुआ करते थे। आजादी के बाद केंद्र सरकार के टैक्स सबसे ज्यादा है। अंग्रेजों के जमाने में पूरी व्यवस्था में नियम बनाने के लिए अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे। अब आज की व्यवस्था में नियम बनाने के लिए काले अंग्रेज हैं। कहीं कोई बदलाव नहीं है अर्थव्यवस्था में। अंग्रेजों के जमाने में जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती थी और बड़े बड़े उद्योग हुआ करते थे, उनको सब तरह की छूट मिलती थी। अंग्रेजों के जाने के 63 साल के बाद भी इस देश में बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़े बड़े उद्योगों को सब तरह की छूट मिलती है। आपको सुनकर हैरानी होगी, आश्चर्य होगा कि हमारे देश में जो बड़े बड़े उद्योग हैं, उनके सभी के नाम आप जानते हैं। इनके ऊपर बैंकों का लाखों करोड़ों रुपए बकाया है, लेकिन बैंक वाले कभी भी उनके घर में जाकर छापा नहीं मारते। लेकिन किसानों के ऊपर बैंक का अगर 10,000 बकाया हो, 5,000 बकाया हो, तो बैंक वाले किसान के घर के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और उसकी इज्जत को नीलाम करके उसके घर के गाय बैल भैंस को खोल कर ले जाते हैं। किसानों का 10,000 भी माफ करने में दर्द होता है और बड़ी बड़ी कंपनियों का लाखों करोड़ों रुपए माफ कर दिया जाता है। हमारे देश में बड़े हैरानी की बात है, बड़ी बड़ी कंपनियों के ऊपर बिजली के करोड़ों रुपए के बिल बकाया हैं और उनकी बिजली अबाध गति से उनको दी जाती है। और कोई किसान अगर बिजली का बिल भरने में थोड़ी भी देर कर दे तो उसके ट्यूबवेल का कनेक्शन काट देते हैं, उसका ट्रांसफर पर उठा के ले जाते हैं। किसान बिजली ना मिले तो खेत में पानी देने की स्थिति में नहीं रहता, लेकिन बड़े बड़े उद्योग वाले 5-5 साल 10-10 साल बिजली के बिल नहीं भरते, किसी की बिजली नहीं कटती है। बड़े उद्योग जहां लगते हैं, बड़ी कंपनियां जहां होती हैं, वहां सड़क भी बन जाती है, पानी भी आ जाता है, म्युनिसिपैलिटी के सारे एनओसीज आ जाते हैं। 2 महीने 3 महीने में उनके घर में सब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पहुंच जाते हैं। लेकिन साधारण आदमी इस देश में कुछ करना चाहे तो उसको चप्पलें घिसते घिसते 3-3 साल लग जाते हैं, 4-4 साल लग जाते हैं और उसको एक एक विभाग का एनओसी नहीं मिल पाता। मतलब क्या है, अर्थव्यवस्था अंग्रेजों के जमाने में जैसी चलती थी वैसे ही आज भी चल रही। और एक बात बताऊं, अंग्रेजों ने अर्थव्यवस्था में एक कानून बनाया था कि अंग्रेजों का माल जो भारत में आकर बिकेगा वो टैक्स फ्री होगा और भारत में जो स्वदेशी माल बनेगा उस पर टैक्स लगाया जाएगा।
और अंग्रेजों ने इस तरह से भारत के स्वदेशी माल को महंगा कर दिया और अंग्रेजी माल सस्ता हो गया। अब आजादी के 63 साल के बाद भी यही तरीका इस देश में अपनाया जा रहा है। बाहर से आने वाले विदेशी सामानों पर टैक्स घटाया जा रहा है और देश के अंदर बनने वाले स्वदेशी सामान पर टैक्स लगातार बढ़ाया जा रहा है। स्वदेशी सामान महंगा है, विदेशी सामान सस्ता है। और मुझे तो बहुत दुख होता है ये कहते हुए कि कई विदेशी कंपनियां हैं जिनको भारत सरकार ने 10-10 साल के लिए टैक्स में खुली छूट दे रखी है। माने 10 साल तक वो भारत में जितना धन कमाएंगे उसमें एक पैसा भी उनको टैक्स नहीं देना है, वो सारा लूट कर ले जाएंगे बिना टैक्स दिए हुए। और भारतवासी एक भी ऐसा नहीं है जिसको सरकार टैक्स में छूट देने को तैयार हो। हमारे देश के शेयर बाजार में बहुत सारी विदेशी कंपनियां आती हैं और लूट लूट कर सारा धन ले जाती हैं। शेयर बाजार से वो कैसे लूट करती हैं? कोई एक विदेशी कंपनी आई, उसने भारत की किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, भारत की कंपनी के शेयर का भाव बढ़ा दिया, 100 रुपए वाला शेयर अचानक से 500 रुपए में हो गया। फिर भारतवासियों के मन में लालच आता है कि ये 500 वाला शेयर कल 1000 का हो जाएगा, तो भारतवासी अपनी सारी जमा पूंजी वो 500 रुपए का शेयर खरीदने में लगा देते हैं। शेयर का भाव 500 से 800 हो जाता है, किसी दिन 1000 पे पहुंच जाता है। और जिस दिन विदेशी कंपनी देखती है कि अब इस शेयर का भाव इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये मैक्सिमम है, अधिकतम है, उसी दिन वो सारे शेयर्स बेच देते हैं। तो जो शेयर विदेशी कंपनी ने 100 रुपए में खरीदा उसको वो 1000 रुपए में बेचते हैं और 900 रुपए एक एक शेयर पर लूटकर उसी दिन भारत से भाग जाते हैं। और हमारी सरकार उनसे एक पैसा टैक्स भी नहीं ले पाती है और उनके लूट के पैसे को भी नहीं रोक पाती है। शेयर बाजार में से एक एक दिन में 50-50 हजार करोड़ रुपए की लूट हो जाती है और इस देश के वित्त मंत्री के पेट का पानी नहीं हिलता, इस देश के प्रधानमंत्री के पेट का पानी नहीं हिलता। मुझे याद है एक दिन हमारे शेयर बाजार में से एक दिन में 48,000 करोड़ की लूट हुई थी और वित्त मंत्री से अखबार वालों ने पूछा कि आप देश के वित्त व्यवस्था के नियंता हैं, इसकी सुरक्षा करने के लिए आपको यहां रखा गया है, 48,000 करोड़ लुट गया भारत का एक दिन में। तो वित्त मंत्री ने जवाब दिया था, माफ कीजिए, मैं अपनी नींद खराब नहीं करता। 48,000 करोड़ लुटे या 1 लाख करोड़, वित्त मंत्री अपनी नींद खराब नहीं करता। ये बयान देश के वित्त मंत्री का था, कोई साधारण आदमी का नहीं था। शर्म है, अफसोस है कि ऐसे लोग वित्त मंत्री हैं जिनके देश में से 48,000 करोड़ लुट जाए और वित्त मंत्री कहे कि मैं मेरी नींद खराब नहीं करता इसके लिए। इतनी लूट हमारे यहां शेयर बाजार में से हो रही है। और कई कई कंपनियों ने क्या कर रखा है, भारत में घुसने के लिए चोर रास्ता ढूंढ रखा है। भारत सरकार की दुनिया के कुछ देशों के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी है, माने दोहरा कराधान रोकने की संधि। जैसे एक मॉरिशस नाम का देश है, भारत की उससे एक संधि है, लिचेस्टन नाम का एक देश है, ऐसे 70 देशों से भारत सरकार की संधि है। उन देशों की कोई कंपनी भारत में आएगी तो भारत सरकार टैक्स नहीं लेगी, भारत की कंपनी उनके देश में जाएगी तो उनकी सरकार हमसे टैक्स नहीं लेगी। इस तरह की यह संधि की हुई है। लेकिन होता क्या है, अमेरिका और यूरोप की कंपनियां मॉरिशस के रास्ते भारत में घुस जाती हैं। वो मॉरिशस में अपना एक रजिस्टर ऑफिस बनाती हैं, एक कमरे का ऑफिस होता है, 10 बाई 10 का ऑफिस होता है। ढूंढने जाओ तो मॉरिशस में वो मिलेगा ही नहीं आपको, लेकिन यहां के रिकॉर्ड्स में मॉरिशस का कोई ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस वो दिखाते हैं और मॉरिशस की कंपनी बन के भारत में घुस जाते हैं। तो जितना वो मुनाफा कमाते हैं उस पर एक पैसा भी उनको टैक्स नहीं देना पड़ता, सारा पैसा बिना टैक्स दिए हुए ले जाते हैं, क्योंकि मॉरिशस के साथ भारत सरकार की संधि है। एक एक साल में 35 से 40 हजार करोड़ रुपए लुट रहा है एक एक देश के कारण, वो मॉरिशस हो, लिचेस्टन हो या दूसरे कोई देश हो। ऐसे 70 देशों से संधि है, लाखों करोड़ों रुपए देश के लुट रहे हैं। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार वही है जो अंग्रेजों के जमाने में थी। अंग्रेजों की कंपनियां भारत को लूटें, अंग्रेज सरकार को कोई तकलीफ नहीं थी। अब भारत सरकार को कोई तकलीफ नहीं है, विदेशी कंपनियां भारत को लूटें, कोई तकलीफ नहीं। मुझे एक बहुत खराब उदाहरण आपको देना है। अंग्रेजों ने भारत में नमक पर कर लगाया था और नमक पर कर लगाकर नमक को महंगा कर दिया था। महात्मा गांधी ने उस नमक कर के खिलाफ बहुत बड़ा सत्याग्रह किया था।
आप सभी जानते हैं दांडी मार्च उसी सत्याग्रह का नाम था। गांधी जी का यह कहना था कि गरीब आदमी सबसे सस्ती चीज है, नमक से रोटी खा सकता है। अंग्रेजों की सरकार ने उसी नमक को महंगा कर दिया। गांधी जी ने कहा यह मंजूर नहीं है, नमक के लिए जो कर लगा है उसके खिलाफ मैं सत्याग्रह करूंगा। गांधी जी ने सत्याग्रह किया, अंग्रेज सरकार झुकी और गांधी जी के दबाव में आकर अंग्रेज सरकार ने नमक का कर वापस लिया, नमक का टैक्स वापस लिया और नमक फिर से सस्ता हुआ। लेकिन गांधी जी के जाने के बाद इस भारत देश में नमक फिर महंगा हो गया है। जो नमक 15 पैसे किलो बनता है वो नमक आपको 7 रुपए, 8 रुपए, 9 रुपए किलो बेचा जा रहा है। कई कई शहरों में तो 15 रुपए किलो नमक बिक रहा है। आप पूछो नमक बनाने में 15 पैसे किलो का खर्च आता है, क्योंकि नमक बनाने में कोई चीज लगती ही नहीं है। समुद्र का पानी लगता है वो मुफ्त का है, सूरज की रोशनी लगती है वो भी मुफ्त की है। तो सूरज की रोशनी मुफ्त की, समुद्र का पानी मुफ्त का, तो फिर नमक बनाने में खर्चा क्या है? सूरज का धूप पानी के ऊपर पड़ती है, पानी वाष्प बन के उड़ जाता है, नमक नीचे रह जाता है। और ये नमक में मजदूरी 15 पैसे किलो के आसपास आती है। तो जो नमक 15 पैसे किलो बनता है वो आपको ज्यादा से ज्यादा 1 रुपए किलो में मिलना चाहिए, लेकिन वो 7 रुपए, 8 रुपए किलो, 15 रुपए किलो बेच रही है हमारी सरकार। तो हमारी सरकार कोई अंग्रेजों से कम थोड़ी है। अंग्रेजों ने नमक महंगा किया था टैक्स लगाकर, हमारी सरकार ने भी नमक को महंगा बना दिया कुछ विदेशी कंपनियों के लोभ और लालच में आकर। और वो नमक आप खा रहे हैं और मजबूरी में आप खा रहे हैं। 15 रुपए किलो, 17 रुपए किलो, 8 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, जो मिलना चाहिए 15 पैसे किलो। मुझे नहीं लगता कि अंग्रेजों की सरकार से भारत सरकार में कोई बहुत बड़ा अंतर आया है। अंग्रेजों की सरकार टैक्स लगा के लूटती थी, भारत की सरकार परोक्ष टैक्स लगाकर उसी नमक को महंगा बनाकर आपको लूट रही। इस देश में कोई तर्क समझ में नहीं आता कि आलू बाजार में हम खरीदें तो 5-7 रुपए किलो मिल जाए और उस आलू का चिप्स हम खरीदें 400 रुपए किलो में मिले। टमाटर हम बाजार में खरीदें 8-10 रुपए किलो मिल जाए, उसी टमाटर की चटनी खरीदें सॉस के नाम पर 200 रुपए किलो में मिले। कोई तर्क समझ में नहीं आता। हमारे गांव में गाय का दूध 10 रुपए लीटर मिले और पानी की भरी हुई बोतल पेप्सी और कोका कोला की वो 30 से 35 रुपए लीटर मिले हमको, और वो भी जहर घुला हुआ। 10 रुपए लीटर में गाय का शुद्ध दूध मिले जो अमृत है, और 35 रुपए लीटर में जहरीला पानी मिले जिसको पी के किडनी खराब हो जाए, लीवर खराब हो जाए, फेफड़े खराब हो जाए, कैंसर हो जाए हमको। कोई तर्क समझ में नहीं आता। मुझे तो इससे ज्यादा दुख नहीं लगता इस देश में कि हम गाय का घी खरीदें खाने के लिए 150 से 200 रुपए किलो में मिल जाए, और दांत घिसने के लिए टूथपेस्ट 300 रुपए किलो मिले हमको। 30 रुपए का 100 ग्राम 300 रुपए किलो। काजू नहीं है 300 रुपए किलो, टूथपेस्ट है 300 रुपए किलो। क्रीम लगाने वाली जो मुंह पर हम लोग फेयर एंड लवली इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूरे देश में मिले 40 रुपए की 25 ग्राम, 80 रुपए की 50 ग्राम, 160 रुपए की 100 ग्राम, 1600 रुपए की 1 किलो मुंह पे लगाने वाली क्रीम, 300 रुपए किलो बादाम, 400 रुपए किलो और अच्छा बादाम, 300-250 रुपए किलो काजू, 200 रुपए किलो गाय का घी। अच्छी से अच्छी मिठाई खरीदें, दूध की बनी हुई, खोवा की बनी हुई तो 150-200 रुपए किलो की। तो अच्छी से अच्छी चीजें खाने पीने की 150-250 रुपए किलो, और मुंह पे पोतने वाली क्रीम 1600 रुपए किलो। और हम भी ऐसे परम मूर्खों के मूर्ख 200 रुपए किलो घी ना खाएं, 1600 रुपए किलो की क्रीम चुपड़कर चेहरे पे लगाएं और कहें हम तो बहुत गोरे हो रहे हैं, हम तो बहुत सुंदर हो रहे हैं। व्यवस्था पूरी की पूरी अंग्रेजों के जमाने की। टैक्स लगा के लूटो, अंग्रेजों का नियम टैक्स लगा के लूटो, अंग्रेजों के बाद का नियम टैक्स लगा के लूटो। व्यवस्था को चलाओ थोड़े लोगों के लिए, अंग्रेजों का नियम, आज भी वही नियम। व्यवस्था में परोक्ष रूप से खर्चा करो, सरकार चलाने पर और तनख्वाह देने पर ज्यादा से ज्यादा, विकास पे सबसे कम, आज भी वही। तो सारी की सारी अर्थव्यवस्था की नीतियां, नियम, कानून अंग्रेजों के जमाने के हैं। तो इसलिए लगता नहीं है कि भारत स्वतंत्र हो गया है या स्वाधीन हो गया है। इसी तरह से कृषि व्यवस्था में वही समस्या है। अंग्रेजों के जमाने में इस देश में यूरिया, डीएपी और केमिकल फर्टिलाइजर ज्यादा से ज्यादा आए,
भारत की इसकी भूमि तैयार की गई, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजी और अमेरिकी कंपनियों ने रासायनिक हथियार खूब बनाए और बेचे। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया तो रासायनिक हथियार बिकने बंद हो गए, लेकिन कारखाने उन्होंने चालू रखे। जिन रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करके हथियार बनते हैं, उन्हीं रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करके उन्होंने यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट बना लिया, केमिकल पेस्टिसाइड बना लिया और धीरे धीरे भारत में घुसाना शुरू किया। और अंग्रेजों के बाद के काले अंग्रेजों ने तो ऐसा नाश मारा इस देश का कि यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट को खुलेआम भारत में छूट दे दी और गांव गांव, गली गली, घर घर किसानों ने कट्टे पे कट्टा यूरिया डाल डाल के मिट्टी का सर्वनाश कर दिया। जिस मिट्टी में 1 ग्राम भी यूरिया नहीं डाला जाता था, अभी वहां 1-1 एकड़ में 10-10, 15-15 कट्टे यूरिया डाल देते हैं, डीएपी डाल देते हैं, जहर पर जहर डाल देते हैं। फिर खेत में फसल उगती है, उस पर कीड़ा लगता है, कीड़े को मारने के लिए और जहर डाल देते हैं। पूरी खेती को विषैला बना दिया, पूरी धरती को विषैला बना दिया, पूरा पानी विषैला हो गया। उस खेती के अन्न को हम खा रहे हैं, हमारे शरीर में जहर आ रहा है। मुझे बहुत दुख है ये कहते हुए कि एक समय भारत देश के कुछ वैज्ञानिकों ने माताओं के दूध का परीक्षण किया था, तो पता चला माताओं के दूध में डीडीटी है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, एंडोसल्फान है माताओं के दूध में। कहां से पहुंच गया ये? माताएं जो अन्न खा रही हैं वो शरीर में आ रहा है, उस अन्न में ये जहर है तो दूध में आ रहा है, और वो दूध अपने नौनिहाल बच्चों को पिला रही हैं। बच्चों के शरीर में बचपन से आप दूध दे रहे हैं, उसमें एंडोसल्फान, डीडीटी, मेलाथियान, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्लोरोपाइरीफॉस, डाइक्रोमेट, मोनोक्रोटोफॉस, इतने जहर। फिर वो बच्चा बड़ा होगा, उसके खून में भी जहर, उसके मन में भी जहर, उसके विचारों में भी जहर, उसके काम में भी जहर, और फिर पूरे समाज में जहर और पूरे राष्ट्र में जहर। जहर ही फैलेगा, उसमें से अमृत नहीं निकलेगा। और ये जहर की शुरुआत हो रही है जहरीला खाना खाके। जो गेहूं, चावल, चना, दाल, मटर हम खा रहे हैं, खेतों में इतना जहर डलवा रही है हमारी सरकार, इतना ज्यादा कीटनाशक डलवा रही है हमारी सरकार। पूरा देश का अन्न विषैला हो गया है, पानी विषैला हो गया है, हवा विषैली हो गई है, सब कुछ विषैला कर दिया इन सरकारों ने। अंग्रेजों ने तो विष घोला था हमारे जीवन के एक अंग में, इन काले अंग्रेजों ने तो पूरे जीवन में ही विष घोल दिया है। जीवन का कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा है जो विष के प्रभाव से मुक्त हो। मुझे माफ करेंगे ये बात कहने के लिए कि हमारे देश की सरकारों का रवैया अंग्रेजों से कई हजार गुना ज्यादा खतरनाक है। हमारे सरकार की नीतियां और हमारे सरकार की व्यवस्थाएं अंग्रेजों के जमाने की व्यवस्थाओं से कई हजार गुना ज्यादा खतरनाक सिद्ध हो रही हैं। ऐसी स्थिति में कुछ तो करना पड़ेगा, और वो यही कर सकते हैं हम सब मिलकर कि इस पूरी व्यवस्था को चलाने वाले जो नियम हैं, कायदे हैं, कानून हैं, इनको जड़ मूल से उखाड़ना पड़ेगा। तभी भारत सच्ची स्वतंत्रता हासिल करेगा और स्वाधीनता इस देश को मिल पाएगी। मैं माताओं, बहनों से, भाइयों से सबसे अपील करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, और वो यही है कि अंग्रेजों के बनाए गए ये जो काले कानून हैं, अंग्रेजों की बनाई गई ये जो काली व्यवस्थाएं हैं, अंग्रेजों के बनाए गए ये जो अत्याचारी सारी की सारी तंत्र चल रही है हमारे देश में, इसको बदलने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए हम सबको प्राणपण से जुटना पड़ेगा, जीवन को लगा देने की तैयारी से जुटना पड़ेगा, अपने को होम कर देने की तैयारी के संकल्प के साथ खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि ये कोई आसान लड़ाई नहीं है, ये बड़ी गहरी और बड़ी दूर तक मार करने वाली लड़ाई है। आप सोचो कि खाली गोरे अंग्रेजों को भगाने मात्र में हमारे क्रांतिवीरों को 7,32,000 का तो संगठन खड़ा करना पड़ा, 4.5 करोड़ भारतवासियों को सहयोगी और समर्थक बनाना पड़ा, 480 करोड़ रुपए खर्च किए, तब जाकर खाली अंग्रेज भारत से भागे। अब उसकी तुलना आप करो 7,32,000 का संगठन उस जमाने का, जब हमारी आबादी 20 करोड़ की थी, फिर 4.5 करोड़ लोगों का सहयोग और समर्थन उस जमाने में, जब आबादी हमारी 33 करोड़ हो गई। तो अब आबादी हमारे देश की 120 करोड़ है। तो आप सीधे सीधे हिसाब लगा लो कि हमको कम से कम तो इस देश में
15 से 20 और कभी कभी तो 25 करोड़ लोगों तक का संगठन खड़ा करना ही पड़ेगा, तभी जाकर ये काले अंग्रेजों से हम हमारे देश को बचा पाएंगे। और उस जमाने में महात्मा गांधी, शहीद आजम भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर आदि आदि क्रांतिवीरों ने 480 करोड़ रुपए का कुल खर्चा किया आजादी के लिए। तो आजादी के 63 साल के बाद रुपए का अवमूल्यन हो चुका है, तो हमें तैयारी रखनी पड़ेगी कि कम से कम हजारों करोड़ रुपए का खर्चा अब इस भारत स्वाभिमान की सफलता के लिए खर्च करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प है नहीं हमारे पास, और खर्च करना पड़ेगा तो इसको जुटाना भी पड़ेगा, क्योंकि और कहीं से आएगा नहीं ये पैसा। कोई विदेशी आकर हमको देश के लिए दान नहीं देगा, कोई विदेशी आकर हमारे लिए सद्भावना व्यक्त तो कर सकता है, लेकिन हमको बहुत सारा धन उपलब्ध करा के हमारे देश की आजादी के बाद की नई आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए, नई व्यवस्था की लड़ाई लड़ने के लिए बहुत दूर तक सहयोग नहीं करेंगे। विदेशी सद्भावना व्यक्त कर सकते हैं और हमारे लिए मन में ये कह सकते हैं कि चलो ठीक है, आप अपने रास्ते को बनाने की लड़ाई लड़ रहे हो, हम भी आपको सहयोग कर सकते हैं भावना से, मन से, लेकिन बहुत आगे तो नहीं आएंगे। करना तो आपको ही पड़ेगा। आप भारत में रहते हो तो या भारत के बाहर रहते हो तो आपको दोनों स्तर पर इस देश की आजादी की नई लड़ाई के लिए, व्यवस्था परिवर्तन की इस लड़ाई के लिए, नई व्यवस्था बनाने की लड़ाई के लिए सबसे पहला संकल्प यही करना है कि अंग्रेजों के बनाए गए कानूनों को हटाना है, अंग्रेजों की बनाई गई व्यवस्थाओं को बदलवाना है, कृषि व्यवस्था को बदलवाना है, चिकित्सा व्यवस्था को बदलवाना है, शिक्षा व्यवस्था को बदलवाना है, कानून और न्याय व्यवस्था को बदलवाना है, प्रशासनिक व्यवस्था को बदलवाना है, सभी व्यवस्थाओं को आमूल चूल पूरा बदलवाना है। कानून ये रद्द कराने हैं। अब आप जानते हैं कि कानून को रद्द कराना और नया कानून बनाना ये संसद करती है या विधानसभाएं करती हैं। तो संसद और विधानसभाओं में ऐसे लोगों को भेजना पड़ेगा कि जो हमारी इस बात से सहमत हो कि अंग्रेजों के बनाए गए सारे कानून रद्द होने चाहिए और उनके स्थान पर नए कानून बनने चाहिए। या तो संसद और विधानसभाओं में आज जो लोग बैठे हुए हैं उनको इस बात से सहमत कराना पड़ेगा कि भाई आप यहां आए हो, देश ने आपके ऊपर बहुत विश्वास व्यक्त किया है, आपके चुनाव में देश ने लाखों करोड़ों रुपए का खर्च किया है, तो आप इस व्यवस्था को बदलने में कुछ हमारा सहयोग करो। अगर ये करते हैं तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो इनके स्थान पर नए लोगों को लाना पड़ेगा। काम तो ये करवाना ही है, ये लोग करें या इनके स्थान पर आए हुए नए लोग करें, और ये काम होगा संसद और विधानसभाओं से। तो संसद और विधानसभाओं में ऐसे लोगों को भेजने के लिए हमें अभी से अपना मन मस्तिष्क तैयार करना पड़ेगा। दूसरा काम हमको एक और करना पड़ेगा, वो समाज के स्तर पर करना पड़ेगा कि ये जो गुलामी है व्यवस्था की, कानून की, ये तो सरकार के स्तर पर बदलेगी। कुछ गुलामी हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन की भी है, जिसे हम खुद बदलेंगे तभी वो ठीक होगी। आप बोलेंगे जी हमारे व्यक्तिगत जीवन की क्या गुलामी है? हम अपने व्यक्तिगत जीवन में अंग्रेजों का बहुत सारा नकल करते हैं, उनके आचरण का। हमारी पोशाक अंग्रेजों वाली हो गई है, हमारा खान पान अंग्रेजों वाला हो गया, हमारा आचरण व्यवहार अंग्रेजों वाला हो गया है। हर तरफ हम देखते हैं कि अंग्रेजियत में डूबे हुए लोग भारत के दिखाई देते हैं। आप जानते हैं अंग्रेजों की पोशाक है कोट, पैंट, टाई और उसके बाद नेक टाई, क्योंकि अंग्रेजों का देश ठंडा देश है। ठंडे देश में शरीर को सर्दी ज्यादा लगती है, हर समय ठंडी हवाएं चलती हैं, तो गर्म सूट और टाई और कोट पहनना, 3 पीस सूट पहनना, उसके बाद ऊपर से टाई लगाकर गले को बंद कर लेना ताकि ठंडी हवा अंदर ना जा सके, ये अंग्रेजों की मजबूरी है। अपनी इस मजबूरी को पूर्ति करने के लिए उन्होंने सूट का आविष्कार किया, कोट बनाया, पैंट बनाया, जैकेट बनाया, 3 पीस सूट बनाया, टाई बनाई, फिर ओवरकोट बनाया, फिर हैट बनाया ताकि कान ढके रहें। ये सब कुछ उन्होंने अपने जलवायु और मौसम की अनुकूलता के अनुसार किया ताकि उनको ठंड से बचाव करना, क्योंकि अंग्रेजों के देश में सबसे ज्यादा लोग ठंड से ही मरे हैं। आपको मालूम है कि साल में 6-7 महीने सूरज नहीं निकलता,
इंग्लैंड में और यूरोप में साल में 6-7 महीने सूरज नहीं निकलता, कभी कभी 8 महीने नहीं निकलता। बर्फ पड़ती है और खेतों में जमा हो जाती है, सड़क पर 5-5 फीट बर्फ, कभी कभी 10-10 फीट बर्फ जमा हो जाती है। पूरी सरकार का एक ही काम होता है उस समय बर्फ को सड़क से हटाना और फिर रास्ते को सुयोग्य बनाना। तो जिन देशों में बर्फ बहुत पड़ती हो, ठंडी हवाएं बहुत चलती हो, सूरज का धूप ना निकलता हो, धूप के दर्शन के लिए वो तरसते हो, वहां के लोगों को हमेशा कपड़े ऐसे ही पहनने पड़ेंगे जो ठंडी हवाओं से उनको बचा सकें और शरीर में गर्मी ला सकें। इसलिए वो कोट पैंट सूट और टाई और ओवरकोट आदि आदि पहनते हैं। अब हम भारतवासी उनकी नकल करके पहनने लगे। हमारे देश में तो बर्फ कभी पड़ती नहीं है। बिहार में तो मैंने कभी नहीं सुना कि बर्फ पड़ती है। थोड़ी बहुत बर्फ पड़ती है तो उत्तराखंड में पड़ती है, जम्मू कश्मीर में पड़ती है, हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, वो भी साल में 15 दिन पड़ती है, 6-7 महीने नहीं पड़ती। हमारे यहाँ तो हर दिन सूरज निकलता है और खूब तेज निकलता है, खूब धूप होती है और खूब अच्छी धूप होती है। और आधे से ज्यादा भारत में तो 2 ही मौसम है, गर्मी और भयंकर गर्मी। आप तो बिहार के वासी हैं, आपको तो मालूम है 50 डिग्री तापमान हो जाता है बिहार के कई शहरों का। अब ऐसे जहां देश में 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता हो, वहां के लोग कोट पहनना शुरू कर दें, टाई लगाना शुरू कर दें, जैकेट पहनना शुरू कर दें, ओवरकोट लादना शुरू कर दें और टाई के ऊपर नेक टाई लगा लें और सारे गले को खूब अच्छे से बंद कर लें। गर्मी अंदर ही अंदर लगे, पसीना अंदर ही अंदर हो और अंदर गर्मी और पसीने से इतने परेशान हो कि सब कुछ खोल देने का मन करता हो, फिर भी उसको ना खोलें तो उनको क्या कहेंगे? अंग्रेजों की अंग्रेजी तो कह सकते हैं। मुझे कई बार ये दृश्य देखने को मिलते हैं इस देश में, बहुत हंसी भी आती है और रोना भी आता है। जून की भयंकर गर्मी में शादी हो रही है, दूल्हे राजा 3 पीस सूट और टाई लगा के घोड़े पे चढ़ के बैठे हुए हैं। भयंकर जून की गर्मी में, चिलचिलाती धूप में 3 पीस सूट और टाई लगा के दूल्हे राजा हैं। अंदर पसीना 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 हो रहा है और दूल्हे राजा कह रहे हवा कर भाई, हवा कर। अरे भाई ये कोट उतार के फेंक दे। नहीं फेंकूंगा, क्योंकि आज ही पहनना है, क्योंकि आज ही मुझे सुपर इडियट दिखना है और सुपर इडियट बनना है। तो हमारे देश में ये जो भूषा की गुलामी है, ये हमें व्यक्तिगत स्तर पे बदलनी है। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं भारत स्वाभिमान के सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों से कि अंग्रेजों की पोशाक को जितनी जल्दी छोड़ सकें छोड़ दें। तो आप बोलेंगे जी भारतीय पोशाक क्या है? कुर्ता पहनो, पायजामा पहनो, धोती पहनो, साड़ी पहनो, ये सब भारतीय पोशाकें हैं। बहनें तो अभी भी काफी भारतीय हैं क्योंकि वो तो साड़ी पहनती हैं या सलवार सूट। भाइयों में बहुत गड़बड़ी आई है। अपनी पत्नियों को तो साड़ी पहनाएंगे और खुद 3 पीस सूट और टाई लगा के जाएंगे उनके साथ। पत्नी भारतीय है, पति विदेशी है। कहते हैं पति पत्नी एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक पहिया ट्रैक्टर का, दूसरा साइकिल का। कैसे चलेगी ये गाड़ी? तो हाथ जोड़कर भाइयों से विनती करता हूं कि अगर आपकी धर्म पत्नियों को आप साड़ी पहना रहे हैं तो आप ईमानदारी से धोती कुर्ता पहनिए, नहीं तो लुंगी कुर्ता पहनिए, नहीं तो भारतीय पोशाक पहनिए, कुर्ता पजामा पहनिए। ये नहीं चलेगा कि हमारी धर्म पत्नी भारतीय है और हम विदेशी हो जाए। तो भूषा की गुलामी छोड़िए, भाषा की गुलामी छोड़िए, फिर भोजन की गुलामी भी छोड़िए। भोजन में हमारी बहुत गुलामी आ गई है। अंग्रेज डबल रोटी खाते थे, पाव रोटी खाते थे, ब्रेड खाते थे। हमने भी खाना शुरू कर दिया। हमारे घरों में अब पाव रोटी आती है, डबल रोटी आती है, ब्रेड आती है। जिस घर में ताजा रोटी बनाने की हजारों लाखों साल की परंपरा हो, उस देश में 3-3 महीने पुरानी डबल रोटी और पाव रोटी आती है, वो भी सड़े मैदे की बनी हुई। जिसको बनता हुआ आप देख लेंगे तो कभी छूना पसंद नहीं करेंगे उसको। तो घर में से ये हटाइए पाव रोटी, डबल रोटी। ये अंग्रेजों की मजबूरी है कि उनको गेहूं के आटे से रोटी बनाना नहीं आया आज तक। उन्होंने दुनिया में बहुत आविष्कार किए होंगे, रोटी बनाना नहीं सीख पाए वो अभी तक, शायद सीख भी नहीं पाएंगे अगले 100 साल में।
गेहूं उनके यहां होता है, गेहूं हमारे यहां भी होता है, उसी गेहूं से हम आटा बनाते हैं, उस गेहूं से वो भी आटा बनाते हैं, उस आटे से हम रोटी बना लेते हैं, उस आटे को सड़ा के वो पाव रोटी और डबल रोटी बना लेते हैं। हम उसी आटे से रोटी की कितनी तरह की रोटियां बना सकते हैं, पराठे बना सकते हैं, पूड़ी बना सकते हैं, कचौड़ी बना सकते हैं, 20 किस्म के पराठे, 20 किस्म की पूड़ी कचौड़ी, इतनी विविधता हमारे व्यंजन में जब है, तो सड़ी हुई मैदे की डबल रोटी पाव रोटी खाना ये कोई शान की बात नहीं है। ये अंग्रेजी भोजन है, तामसिक भोजन है, इसको जल्दी से जल्दी छोड़िए और अपने घर से इसको विदा करिए, इस अंग्रेजियत में से बाहर आइए। भोजन की गुलामी, ये पिज्जा है, बर्गर है, हॉट डॉग है, कोल्ड डॉग है, चाउमीन है, ये सब हटाइए, क्योंकि ये विदेशी भोजन हमारे लिए अनुकूल नहीं है। जिस देश में ये विकसित हुआ है उस देश के लिए थोड़ा अनुकूल हो सकता है, हमारे लिए तो बहुत प्रतिकूल है। तो भोजन की गुलामी ठीक करिए, भाषा की ठीक करिए, भेषज की ठीक करिए, भूषा की ठीक करिए, और अंत में अगर कर सकते हैं व्यक्तिगत जीवन में, तो ये भजन संगीत में भी काफी कुछ गुलामी आ गई है। हमारा संगीत शास्त्रीय संगीत है, राग रागनियों पर आधारित है, और शास्त्रीय संगीत का विकास लाखों करोड़ों वर्षों में हुआ है। वेदों में से निकला है हमारा संगीत। वेद जितने पुराने हैं, संगीत उतना ही पुराना है इस देश में। हमारे देश में वेदों से निकले हुए संगीत में जो गहराई है, दुनिया के किसी देश के संगीत में उतनी गहराई नहीं है। तो दूसरे देशों के संगीत में हम जाकर फंस गए। रैप म्यूजिक, पॉप म्यूजिक, माइकल जैक्सन का म्यूजिक, बीथोवन का म्यूजिक, मोजार्ट का म्यूजिक, ये सारे के सारे म्यूजिक जो उनके समझ में शायद आते हैं या नहीं मुझे नहीं मालूम, हमारे समझ में तो बिल्कुल नहीं आते हैं। माइकल जैक्सन क्या गाता रहा इतने साल, मेरे समझ में उसकी एक लाइन अभी तक नहीं आई। क्या नाचता रहा इतने साल, आज तक समझ में नहीं आया कि वो नाच रहा था या सर्कस की कलाबाजियां दिखा रहा था। एक टांग इधर फेंकना, दूसरी टांग उधर फेंकना, भौणे तरीके से कमर को मटकाना, शरीर के अंगों को बिल्कुल भौणे तरीके से प्रस्तुत करना, ये कौन सा डांस है, कौन सा नृत्य है। हमारे पास कोई कमी नहीं है। कथक है, कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम है, कथकली है, 20 किस्म के शास्त्रीय नृत्य हैं, 20 किस्म के हमारे शास्त्रीय गान हैं, और सैकड़ों हजारों किस्म के हमारे वाद्य हैं। कितने अच्छे सुरीले वाद्य हैं। बांसुरी हमारे पास है, सितार हमारे पास है, सरोद हमारे पास है, तबला हमारे पास है, हारमोनियम हमारे पास है, और विदेशियों के पास एक ही है, वो ब्रास बैंड जो बजता है बाजारों में और बारातों के आगे। आपने देखा है वो लंबा सा भोंगा सा वो गोल गोल रहता है ना, जिसको बजाने में पूरे फेफड़े निकल आते हैं उसके, वो ये ब्रास बैंड अंग्रेजों का है, ये अपना नहीं है। और जो बजे तो कान फोड़े और दूसरों का दिमाग खराब करे, बजाने वाले का तो उससे ज्यादा दिमाग खराब हो। मेरी एक बहुत विनती है आपसे, ये मेरे हृदय की बात है कि भारत स्वाभिमान के किसी भी कार्यकर्ता भाई बहन के घर में बेटे बेटी की शादी हो या आपकी अपनी खुद की शादी हो, तो कृपया करके ये ब्रास बैंड तो बिल्कुल मत ले जाना, क्योंकि ये अंग्रेजों की परंपरा है ब्रास बैंड की। अंग्रेजों की फौज जब दुश्मन पे हमला करने जाती थी तो आगे आगे ये ब्रास बैंड बजाते हुए चलता था। हम किसी पे हमला करने नहीं जा रहे हैं, हम किसी की बेटी को अपने घर की बहू बनाने के लिए बड़े पवित्र और आध्यात्मिक काम के लिए जा रहे हैं, और उसमें ये ब्रास बैंड आप बजाएं तो लगता यही है कि आप भी अंग्रेजों की तरह से हमला करने जा रहे हैं उसमें। तो आपसे इसके लिए माफी चाहता हूं। आपकी अगर शादी नहीं हुई है, होने वाली है, तो ब्रास बैंड तो बिल्कुल मत बजवाना। आप बोलेंगे फिर क्या बजवाएं? आपको अगर बजवानी है तो शहनाई बजवाना। शहनाई भारतीय वाद्य है, और जब बजता है तो कानों में ऐसा रस घोलता है कि दिल करता है सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ, सुनते जाओ। बांसुरी बजवाना, शहनाई बजवाना, सितार बजवाना, सरोद बजवाना, और कुछ बजवा लेना, ये ब्रास बैंड तो बिल्कुल नहीं। और अगर कुछ ना मिले तो बिना कुछ बजाए ही ले आना। तो व्यक्तिगत जीवन से ये अंग्रेजों की गुलामियों को हम जरा छोड़ें। अब एक बहुत गंभीर विषय कि हमारे देश में अंग्रेजों के जमाने की एक गुलामी और चली आ रही है, और वो गुलामी है कि जो जो अंग्रेज अधिकारियों ने देश को लूटा, बर्बाद किया, जिन जिन ने अत्याचार इस देश पर सबसे ज्यादा किए, उन अंग्रेजों के नाम पर इस देश में नगर बसे हुए हैं, उन अंग्रेजों के नाम पर मोहल्ले बसे हुए हैं, उन अंग्रेजों के नाम पर सड़कें बनी हुई हैं,
उन अंग्रेजों के नाम पर अस्पताल बने हुए हैं, उन अंग्रेजों के नाम पर भवन हैं, इमारतें हैं। बहुत शर्म आती है मुझे। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं नाम लेकर। हम यहां इस समय उत्तराखंड में हैं। इस उत्तराखंड में इस हरिद्वार से लगभग 150 किलोमीटर दूर एक छोटा सा नगर है, उसका नाम है लैंसडाउन। ये लैंसडाउन नगर पौड़ी जिले में आता है। पौड़ी एक जिला है उत्तराखंड का, उसमें लैंसडाउन नाम का एक बहुत छोटा सा नगर है। लैंसडाउन नाम का एक अंग्रेज हुआ इस देश में, और 1894 की बात है। वो इस देश का गवर्नर जनरल होता था। बाद में उसको वॉयसराय की भी पदवी दी गई। ये 1894 में जो लैंसडाउन नाम का अंग्रेज गवर्नर जनरल था, क्या किया है इसने, वो आप जान लो तो शर्म आएगी आपको कि ये लैंसडाउन नाम हमारे देश में अभी भी चल रहा है। हुआ ये था कि भारत देश में गो हत्या निषेध के लिए एक जबरदस्त आंदोलन शुरू हुआ था सन 1870 में, और इस आंदोलन का इतिहास अंग्रेजों ने दबा के रखा अभी तक अंग्रेजों ने इस आंदोलन का इतिहास दबा के रखा, और हमारे इतिहासकारों ने भी इस बात पर ज्यादा शोध नहीं किया। सन 1870 से लेकर 1894 तक माने 24 साल इस देश में गो हत्या निषेध का जबरदस्त आंदोलन था। और अंग्रेजों की खुफिया विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार मैं आपसे कहना चाहता हूं, अंग्रेजों के खुफिया अधिकारी का यह कहना था कि 1857 का आंदोलन जितना बड़ा था उससे कई गुना बड़ा यह गो हत्या निषेध का आंदोलन था, जो 1870 में शुरू हुआ और 1894 तक चला। बहुत गर्व से, बहुत गौरव से मुझे यह कहना है कि इस आंदोलन की शुरुआत आर्य समाज के लोगों ने की थी, आर्य समाज के कार्यकर्ताओं ने की थी। आप जानते हैं, परम पूजनीय महर्षि दयानंद की शिक्षाओं से प्रेरित और प्रभावित होकर बहुत सारे युवक आजादी के आंदोलन में कूदे थे। परम पूजनीय महर्षि दयानंद से ही प्रभावित होकर बहुत सारे युवक गोरक्षा आंदोलन में और गो हत्या निषेध के आंदोलन में 1870 में कूदे थे। आर्य समाज की स्थापना तो 1875 में हुई, लेकिन आर्य समाज की नींव परम पूजनीय स्वामी दयानंद के कार्यों से पहले ही पड़ चुकी थी। तो 1870 में यह आंदोलन शुरू हुआ। आज जिस स्थान पर हरियाणा है, पहले यह पंजाब हुआ करता था, हरियाणा आजादी के बाद बना है। इस इलाके से यह आंदोलन शुरू हुआ, और अंग्रेजों की खुफिया रिपोर्ट बताती है कि सबसे पहले यह आंदोलन जींद से शुरू हुआ था। जींद एक बड़ी रियासत हुआ करती थी उस जमाने में, वहां से गोरक्षा आंदोलन 1870 में शुरू हुआ। गोरक्षा सभा बनाई गई थी जींद में, उसमें कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया था कि गाय को कटने नहीं देंगे, और जो अंग्रेज गाय काटेगा उस अंग्रेज को हम काटेंगे। ऐसे करके आंदोलन फैला। जींद एक छोटे से स्थान से शुरू हुआ आंदोलन धीरे धीरे संपूर्ण भारत में फैल गया। 1894 तक आते आते 1 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता इस गोरक्षा आंदोलन में शामिल हो गए। 1 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता पूरे देश में। और इन कार्यकर्ताओं ने जगह जगह कत्ल खाने बंद कराना शुरू कर दिया। और ये कत्ल खाने बंद कराने का काम कैसे किया करते थे, अंग्रेजों के कत्ल खाने जो चला करते थे उनके सामने जाकर ये लेट जाते थे, और जो गाड़ियां पशुओं को भर के ले जाती थी उनके सामने ये कार्यकर्ता लेट जाते थे और कहते थे हमारे ऊपर से लेके जाओ, तब ये पशुओं का कत्ल होगा, हम पहले मरेंगे बाद में ये पशु कटेंगे। इतना जबरदस्त आंदोलन था। परिणाम यह होने लगा कि जगह जगह अंग्रेजों को कत्ल करने के लिए जानवर मिलना बंद हो गए। इन 1 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने गांव गांव के किसानों को समझाना शुरू किया कि अंग्रेज तो गाय काटते हैं, हम तो गाय पालते हैं, हम गाय बेचेंगे नहीं अंग्रेजों को, गाय देंगे नहीं अंग्रेजों को, तो अंग्रेज काटेंगे कैसे। इस तरह से यह आंदोलन बढ़ा। अंग्रेजों की हालत खराब हो गई। जब जगह जगह कत्ल खानों को गाय मिलना बंद हो गई तो गाय का मांस खाना अंग्रेजों को तो बहुत आवश्यक था। बिना गाय का मांस खाए वो एक दिन भी रह नहीं सकते थे। तो अंग्रेजी सेना में विद्रोह की स्थिति आ गई और अंग्रेजी सैनिकों ने कहा कि गाय का मांस नहीं मिलेगा तो हम बगावत करेंगे, विद्रोह करेंगे। अब अंग्रेजी सरकार के लिए एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। ये गोरक्षा आंदोलन करने वाले कार्यकर्ता गाय मिलने नहीं दे रहे थे कटने को, और अंग्रेजी सैनिक गाय का मांस ना मिले तो बगावत करने को तैयार। तो अंग्रेजों की महारानी ने एक हस्तक्षेप किया, विक्टोरिया ने लैंसडाउन नाम के एक अंग्रेज अधिकारी को पत्र लिखा। लैंसडाउन उस समय गवर्नर जनरल था। 1894 के आसपास वो पत्र इसके पास आया और इस विक्टोरिया ने उस पत्र में लिखा कि ये जो गाय भारत में कटती है
ये तो हमारे लिए ही कटती है। ये बात तो सही है, क्योंकि भारतवासी तो गाय का मांस खाना पसंद करते नहीं है। आप इस बात पर ध्यान देना, विक्टोरिया खुद लिख रही है इस बात को। वो कह रही है कि गाय भारत में कटती है, वो तो हमारे लिए कटती है, भारतवासी गाय खाना पसंद नहीं करते हैं। और वो कहती है कि भारत के मुसलमान भी गाय खाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इनके पूर्वज सब हिंदू थे और हिंदुओं ने गाय के मांस को खाना कभी स्वीकार किया नहीं, इसलिए भारत के मुसलमान भी गाय खाना पसंद नहीं करते। उस पत्र में एक एनेक्शर लगा हुआ है जिसमें एक वाक्य है। विक्टोरिया लैंसडाउन को लिख रही है कि मुझे जानकारी मिली है कि कभी किसी मुस्लिम भाई के घर में गलती से गाय का मांस आ गया और जिस बर्तन में वो रख गया और उस मुस्लिम भाई को पता चल गया कि ये गाय का मांस था, तो वो मुस्लिम परिवार उस बर्तन को हमेशा के लिए घर के बाहर फेंक देता है। वो मानते हैं कि ये गलती हुई है, ये भूल हुई है। तो विक्टोरिया लिख रही है पत्र में कि ना तो भारत के मुसलमान गाय का मांस खा रहे हैं, ना हिंदू खा सकते हैं। गाय कट रही है तो अंग्रेजों के लिए कट रही है। अब गोरक्षा आंदोलन जो चल पड़ा है पूरे भारत में, हमको गाय मिलना बंद हो गई है, हमारे कत्ल खाने बंद हो रहे हैं, तो इसका अब एक ही उपाय है। लैंसडाउन को वो कह रही है चिट्ठी में, इसका एक ही उपाय है। क्या उपाय है? लैंसडाउन को वो कह रही है, तुम ऐसा करो कि भारत के जो कत्ल खाने अंग्रेजों के लिए चल रहे हैं और मांस अंग्रेजों के लिए पैदा हो रहा है, इन कत्ल खानों में गाय का कत्ल करने के लिए मुसलमानों की भर्ती करो। इस पे ध्यान दीजिएगा वाक्य पे। वो कहती है मुसलमानों की भर्ती करो। इसका माने गाय काटने का काम मुसलमान नहीं, उन कत्ल खानों में अंग्रेज ही करते रहे होंगे। तो अंग्रेजों को हटाकर मुसलमानों की भर्ती करो और हिंदुओं को यह बताओ भारत में कि तुम्हारी गाय मुसलमान काट रहे हैं। तो ये हिंदू और मुसलमान जो मिलकर गोरक्षा के आंदोलन में लड़ रहे हैं, ये आपस में लड़ने लगेंगे और हमारा रास्ता खुल जाएगा और हमारी नीति डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, फूट डालो और राज करो, सफल हो जाएगी और हमारी सेना में भी बगावत नहीं होगी और हमारे सेना के लोगों को मांस भी मिलता रहेगा, कत्ल खाने भी चलते रहेंगे। ये पत्र लिखा उसने लैंसडाउन को। लैंसडाउन ने पत्र पढ़ा, उसने फिर मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुला के उसने आदेश दिया कि जितने सरकारी कत्ल खाने हैं उनमें मुसलमानों की भर्ती की जाए। तो मुसलमानों में से कोई तैयार ही नहीं हुआ भर्ती के लिए, कोई आया ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि ढूंढो, कोई तो मुसलमानों में जाति समूह होगा जिसको हम इस काम में लगा सकें। तो कुरैशी जाति समूह के मुसलमानों को प्रताड़ित करके, अत्याचार करके, मार पीट के अंग्रेजों ने गाय के कत्ल के काम में लगाया और उनको इतना प्रताड़ित करते थे कि गाय काटो, गाय काटो। फिर होता क्या था कि ये गाय काटते थे कुरैशी समाज के लोग अंग्रेजों के दबाव में आकर। फिर अंग्रेज इसको पूरे देश में प्रचारित करते थे हिंदुओं के बीच में कि देखो तुम्हारी गाय तो मुसलमान काट रहे हैं। तो 1870 से 1894 तक जो आंदोलन चला गोरक्षा का, जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों साथ मिलकर गाय को बचाने के लिए लड़ रहे थे। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, जींद की जो गोरक्षा समिति 1870 में बनी, उसमें 11 हिंदू थे और 7 मुसलमान थे। 18 लोगों की समिति थी। हर जगह गोरक्षा की समिति में हिंदू मुसलमान साथ में मिलकर काम कर रहे थे। विक्टोरिया ने लैंसडाउन को आदेश देकर मुसलमानों से जबरदस्ती गाय कटवाकर कुरैशी समाज के लोगों को दबाव डालकर एक घृणित काम शुरू किया और सारे देश में यह लहर फैल गई। हिंदू और मुसलमान जो मिलकर गाय को बचा रहे थे, विक्टोरिया की इस पत्र के बाद की जो नीति बनी उसमें हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ने लगे। मुसलमानों के बीच में प्रचार किया गया कि कुरैशी को बहिष्कार करो क्योंकि ये गाय काट रहे हैं। हिंदुओं में प्रचार किया कि कुरैशियों को मारो पीटो क्योंकि तुम्हारी गाय काट रहे हैं, और अंग्रेज पूरे सुरक्षित हो गए। 1894 से ये नीति बनी और 1897 में इस नीति ने पूरे देश में एक विस्फोट कर दिया। और पहली बार मुझे ये दुख है कहते हुए कि हिंदू मुसलमान का पहला दंगा 1897 में अंग्रेजों ने कराया। वो इस नीति के तहत कराया ताकि ये हिंदू मुसलमान अलग अलग हो जाएं और इस देश की गाय कटती रहे और अंग्रेजों का शासन सुरक्षित रहे। लैंसडाउन वो खतरनाक अंग्रेज अधिकारी था जिसने हिंदू मुसलमानों को लड़वाया और हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ बरगलाया। ये लैंसडाउन ने कुछ टीम बना रखी थी। आपको सुन के लगेगा कि कितना घृणित आदमी था वो। उसकी टीम के लोग जाते थे और किसी मस्जिद के सामने रात को 2:30-3 बजे सुअर काट के डाल के चले आते थे, लैंसडाउन की टीम के लोग।
और सवेरे हल्ला मचता था, देखो हिंदुओं ने सुअर काट के मस्जिद में डाल दिया। फिर लैंसडाउन के लोग जाते थे और किसी मंदिर के सामने गाय को काट के छोड़ के चले आते थे और लैंसडाउन के कर्मचारी प्रचार करते थे, देखो मुसलमानों ने गाय को काट दिया। इस तरीके से दंगा भड़काया और 1897 में जो दंगा भड़का इस देश में, वो दंगा भड़कते भड़कते 1905 तक इतना खतरनाक हो गया कि अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों के आधार पर देश का विभाजन करने का तय कर लिया और बंगाल राज्य को पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया। जिस अंग्रेज अधिकारी लैंसडाउन ने यह विष का बीज बोया हिंदू और मुसलमानों में, उस लैंसडाउन के नाम से इस उत्तराखंड में एक पूरा शहर बसा हुआ है, एक नगर बसा हुआ है, उसका नाम लैंसडाउन है। आत्मा को दुख होता है, कष्ट होता है, क्रोध आता है कि लैंसडाउन ने हिंदू मुसलमानों को लड़ाया, गाय का मांस अंग्रेजों को खाने को मिलता रहे, इसके लिए गाय का कत्ल करने के लिए कत्ल खाने चालू करवा के रखे। उस लैंसडाउन का नाम हम क्यों लें और उसके नाम पर कोई शहर का नाम क्यों बने? मैं अपील करना चाहता हूं लैंसडाउन की नगर पालिका से, लैंसडाउन की नगर परिषद से, मैं अपील करना चाहता हूं उत्तराखंड के सरकार के मुख्यमंत्री से, उत्तराखंड की सरकार से अपील करना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो ये लैंसडाउन नाम के कलंक को, इस पाप को उत्तराखंड से जितनी जल्दी मिटा दिया जाए उतना अच्छा है। ये उत्तराखंड देवभूमि है, ये उत्तराखंड ऋषियों की भूमि है, ये उत्तराखंड मुनियों की भूमि है। यहां बड़े बड़े मुनियों ने तपस्या की है, बड़े बड़े ऋषियों ने तपस्या की है। पवित्र भूमि है, अध्यात्म की भूमि, धर्म की भूमि। और इस धर्म, पवित्रता और अध्यात्म की भूमि पर एक नराधम और पिशाच नाम का व्यक्ति लैंसडाउन, उसके नाम पर नगर बसे और सरकार को बार बार वो नाम अपने रिकॉर्ड्स में लिखना पड़े। मेरे जैसे व्यक्ति को लैंसडाउन जाना पड़े तो मेरे नाम को उच्चारण बार बार करना पड़े, लैंसडाउन लैंसडाउन लैंसडाउन। अपमान की बात है, शर्म की बात है, ये गुलामी घोर है। इस गुलामी को भी खत्म करना है। इस लैंसडाउन का नाम जल्दी से जल्दी बदला जाए, किसी महर्षि के नाम पर, किसी ऋषि के नाम पर इसका नामकरण किया जाए और नहीं हो सके तो भारत के किसी क्रांतिवीर के नाम पर इसका नाम रख दिया जाए। और भले वो क्रांतिवीर उत्तराखंड के हों, हो सकता है वो भारत के किसी भी इलाके के हों, उत्तराखंड के भी हो सकते हैं। इसी तरह मुझे और एक बात कहनी है। एक बहुत खराब अंग्रेज जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं, डलहौजी, जिसने इस देश के किसानों की जमीनें हड़पी, 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को जिसने पूरी तरह से भूमिहीन बनाया, इस देश की रियासतें हड़पी। आपको मालूम है डलहौजी वो सबसे खतरनाक लुटेरा था जो भारत के कोहिनूर हीरे को लूट कर लंदन ले गया। यही डलहौजी है जिसने कोहिनूर हीरा लूटा है इस देश का। आपको मालूम है कोहिनूर हीरा भारत की संपत्ति है, दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा है वो। दुनिया में इतना कीमत का कोई हीरा शायद ही होगा। और वो कोहिनूर हीरा पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह की रियासत में था। महाराजा रणजीत सिंह इस देश के परम प्रतापी राजाओं में से एक थे, जिन्होंने भारत की सीमाओं को अफगानिस्तान तक सुरक्षित करके रखा था। उत्तर भारत में आगरा से लेकर और अफगानिस्तान तक पूरा राज्य महाराजा रणजीत सिंह का राज्य हुआ करता था। इतनी सुरक्षा, इतना सम्मान आम आदमी के लिए महाराजा रणजीत सिंह ने उपलब्ध कराया था। आपको एक हैरान करने वाली बात बताता हूं, हमारे देश में नहरों से सिंचाई की जा सकती है और नदियों को काटकर नहरें बनाई जा सकती हैं और उन नहरों से गांव के खेतों को सींचा जा सकता है। ये पूरी परिकल्पना और पूरी परियोजना महाराजा रणजीत सिंह ने शुरू कराई थी सबसे पहले इस देश में। महाराजा रणजीत सिंह की ये सूचना, इसके आधार पर पूरे देश में नहरें बनी हैं और उसके बाद खेतों की सिंचाई हुई है। ऐसे परम प्रतापी महाराजा रणजीत सिंह के राज्य को अंग्रेजों ने हड़प लिया। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई, पूरा राज्य अंग्रेजों ने हड़प लिया। उनके बेटे दिलीप सिंह को बंदी बनाकर अंग्रेज लंदन में ले गए। बाद में उनको ईसाई बना दिया और एक ईसाई लड़की से जबरदस्ती उनकी शादी करा दी। दिलीप सिंह को कभी भारत में वापस नहीं आने दिया। महाराजा रणजीत सिंह की धर्मपत्नी थी श्रीमती जिंदा कौर, उनको अंग्रेजों ने बंदी बनाकर बनारस में फिकवा दिया और दर दर की ठोकरें खाकर उनका आखिरी जीवन बीता। एक साम्राज्य की महारानी रही जिंदा कौर को जीवन के आखिरी दिन में एक एक रोटी मांगकर खानी पड़ी, बनारस की गलियों में भीख मांगनी पड़ी। यह अंग्रेजों ने किया और जिस अत्याचारी अंग्रेज ने यह काम किया उसका नाम डलहौजी।
एक तरफ किसानों को बर्बाद किया, दूसरी तरफ कोहिनूर हीरा लूटा। उस डलहौजी के नाम पर इस भारत में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में पूरा एक शहर बसा हुआ है और उसका नाम ही डलहौजी है। बहुत शर्म आती है, बहुत अफसोस होता है कि आजादी के 63 साल के बाद भी डलहौजी नाम का शहर इस देश में जिंदा है और हमारे मुंह से हमें वो नाम उच्चारण करना पड़ता है। जिस डलहौजी का नाम लेना हम पसंद नहीं करेंगे, सपने में भी उसको पसंद नहीं करेंगे, उसको प्रत्यक्ष में नाम लेके बुलाना पड़ता है। चंबा जिला है हिमाचल प्रदेश का और एक शहर है डलहौजी। मैं चंबा जिले के सभी अधिकारियों से अपील करता हूं और फिर से माननीय मुख्यमंत्री से अपील करता हूं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपील करना चाहता हूं, चंबा की नगर पालिका को अपील करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इस डलहौजी नगर के नाम को बदल दिया जाए। उस पापी और उस अत्याचारी अंग्रेज का नाम हम कभी लेना पसंद नहीं करेंगे, जिसने हमारे कोहिनूर हीरे को लूटा हो, जिसने 10 करोड़ किसानों को बेघर बनाया हो और जिसने हमारे देश के एक अच्छे खासे फलते फूलते साम्राज्य को मिट्टी में मिलाया हो। तो हमें डलहौजी का भी नाम बदलना है। इसी तरह से एक और नगर है, उसका नाम है मैक्लोडगंज। मैक्लोडगंज धर्मशाला जिले में है, वो भी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। मैक्लोड नाम का एक अंग्रेज हुआ करता था, सार्जेंट था, सेना में था, बहुत अत्याचार उसने किए हैं। उसके नाम पर नगर बसा हुआ है मैक्लोडगंज, इसका भी नाम हमें बदलना है। इसी तरह और एक नगर हमारे देश में है, उसका नाम है वास्को डिगामा, वो गोवा में है। ये वास्को डिगामा सबसे पहला पुर्तगाली था जो भारत में घुसा। 20 मई 1498 को भारत में आया, कालीकट में उतरा और झामोरीन राजा की हत्या करके पूरे नगर को लूटा और जहाज भर भर के सोने चांदी के सिक्के लेकर गया। और इसी वास्को डिगामा ने पुर्तगाली राज्य की नींव डाली और 450 साल गोवा और केरल को गुलाम बना के रखा। इस वास्को डिगामा का भी नाम लेना हम पसंद नहीं करेंगे। इसलिए गोवा की सरकार को मैं अपील करता हूं कि जल्दी से जल्दी, जितना शीघ्र हो सके, वो विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करें और वास्को डिगामा नगर का नाम बदला जाए। भारत के किसी ऋषि महर्षि के नाम पर वो नाम रखा जाए या किसी क्रांतिवीर के नाम पर उस नाम को रखा जाए। इसी तरह और 2-4 बातें कहनी है। हमारे देश में बड़े बड़े कुछ शहर हैं, शिमला है, मसूरी है, दिल्ली है, चेन्नई है, मुंबई है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, सिकंदराबाद है। ऐसे 20 शहर हैं जहां पर आप जाएंगे तो अक्सर आपको कुछ नाम मिलेंगे, जैसे लॉरेंस रोड, मेयो रोड, एल्गिन रोड, एल्फिंस्टन रोड, या तो लिटन रोड, या तो करजन रोड, या तो करजन बिल्डिंग, या तो रिपन बिल्डिंग। ये अंग्रेजों के नाम सुन सुन के कान पक गए हैं। हमारे बहुत सारे शहरों में, मुख्य रूप से दिल्ली में, बहुत सारी सड़कें बनी हुई हैं अंग्रेजों के नाम पर। लॉरेंस रोड है, मिंटो रोड है, मिंटो ब्रिज है, एल्गिन ब्रिज है, एल्गिन रोड है, केनिंग रोड है, करजन रोड है, रिपन रोड है। दिल्ली भरी पड़ी है, अंग्रेजों के नाम की सड़कें वहां पर हैं। तो जिन जिन अंग्रेजों ने अत्याचार किए हैं, करजन तो बहुत बड़ा अत्याचारी अंग्रेज था, उसके नाम पर दिल्ली में सड़कें हैं। करजन ने ही बंगाल को बांटा था हिंदू और मुसलमान के आधार पर, आधा मुसलमान का आधा हिंदू का, और उसी दिन से भारत पाकिस्तान की नींव डाल दी उस आदमी ने। मुसलमान और हिंदुओं को लड़वाया जिस करजन ने, देश का बंटवारा किया, संप्रदाय के आधार पर बंगाल का बंटवारा किया, उस करजन के नाम पर सड़कें हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। दिल्ली को जिस लॉरेंस ने लूटा हो, उस लॉरेंस के नाम पर दिल्ली में रोड हो, वो कैसे बर्दाश्त हो सकता है। रिपन जिसने पूरे देश में अखबारों को दबाने के लिए कानून बनाया, इंडियन प्रेस एक्ट, भारत में जो अखबार छपा करते थे वो अंग्रेजी सरकार की थोड़ी भी बुराई ना करें, इसके लिए कानून बना दिया, इंडियन प्रेस एक्ट, वो रिपन ने किया। उस रिपन के नाम को हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। तो मुझे आप सभी से निवेदन करना है कि जहां जहां अंग्रेजों की नाम की सड़कें हैं, अंग्रेजों के नाम के भवन हैं, अंग्रेजों के नाम के अस्पताल हैं, उन सभी के नाम हमें बदलने हैं। और हमारे पास नामों की कोई कमी नहीं है, हमारे पास देश में कोई भी ऐसे अच्छे नामों की कमी नहीं है। हम संस्कृत में ढूंढेंगे एक तो 1000 नाम मिलेंगे, हिंदी में ढूंढेंगे तो हजारों नाम मिलेंगे। क्रांतिकारियों के नाम पे रखना चाहें, ऋषि महर्षि के नाम पे रखना चाहें, ये सब हमें करना पड़ेगा। पूरी आजादी लानी है, पूरी स्वतंत्रता लानी है, पूरी स्वाधीनता लानी है, तो अंग्रेजों के नाम को जड़मूल से इस देश में से हटाना पड़ेगा। एक और निवेदन मुझे करना है, अंग्रेजों की हमारे देश में कई जगह मूर्तियां स्थापित हैं।
मुझे बहुत क्रोध आता है और खून खौलता है मेरा। आप कभी मुंबई जाइए, मुंबई रेलवे स्टेशन है एक, उसका नाम है मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। पहले इसका नाम था मुंबई विक्टोरिया टर्मिनस, बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनस। वो नाम बदल के अभी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस तो हो गया। लेकिन उस स्टेशन के बाहर निकलो तो लाइन की लाइन अंग्रेज अधिकारियों की मूर्तियां हैं जिन्होंने मुंबई पे सबसे ज्यादा अत्याचार किए। एक अंग्रेज था जिसका नाम था एल्फिंस्टन, मुंबई की माताओं बहन बेटियों में सबसे ज्यादा बलात्कार किए हैं और करवाए हैं एल्फिंस्टन ने। लूटा है पूरी बंबई को, लूट लूट के सारा धन लंदन ले गया। उस एल्फिंस्टन की मूर्ति लगी हुई है। एल्फिंस्टन के जो सहयोगी अधिकारी जिन्होंने मुंबई पर बलात्कार अत्याचार किए और लूट मार की, उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं। इन मूर्तियों को भी आज नहीं तो कल हमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि देश को हम कचरा घर नहीं बनाना चाहते और हम ये गुलामी का केंद्र नहीं रहने देना चाहते। मुंबई में चर्चगेट स्टेशन पर भी ऐसी मूर्ति लगी है, उनको भी हटाना पड़ेगा। मुंबई में एल्फिंस्टन रोड स्टेशन है, इसका नाम बदलना पड़ेगा। किसी क्रांतिवीर के नाम पर उसका नाम हमें रखना पड़ेगा। मुंबई महाराष्ट्र में क्रांतिवीरों की कोई कमी नहीं है जिनके नामों पर हम रेलवे स्टेशन का नाम न रख सकें। मुंबई और आसपास के इलाके में एल्फिंस्टन के नाम से कॉलेज चलते हैं, मेयो के नाम से कॉलेज चलते हैं, तो एल्फिंस्टन कॉलेज का नाम बदलना है, मेयो कॉलेज का नाम बदलना है। राजस्थान में अजमेर नाम का एक शहर है, वहां पर मेयो नाम का कॉलेज आज तक चल रहा है, जो अंग्रेजों के जमाने में शुरू हुआ था। अंग्रेजों की नीति यह थी कि भारत के राजा महाराजाओं के जो लड़के लड़कियां हैं, इनको अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा में इतना पारंगत कर दें कि वो शरीर से भारतीय रहें, नाम मात्र के, आत्मा से अंग्रेज हो जाएं। उसके लिए जो कॉलेज उन्होंने शुरू किया वो मेयो कॉलेज अभी तक चल रहा है। हमें उसका भी नाम बदलना पड़ेगा। कॉलेज का पाठ्यक्रम तो बदलना ही है, नाम भी बदलना है। तो सारे देश में जगह जगह जहां भी अंग्रेजों के नाम पर आपको कोई दिखाई दे तो उसकी एक सूची बनाइए। पटना में देखिए, पटना में ऐसी कौन कौन से स्थान हैं जो अंग्रेजों के नाम पर हैं, कौन से चौराहे हैं, कौन सी गलियां हैं जो अंग्रेजों के नाम पर हैं। पूरे बिहार में और कहां कहां हैं, उसकी सूची बनाइए। बिहार सरकार को हम निवेदन करेंगे और जल्दी से प्रस्ताव पारित कराकर बिहार की असेंबली में भी कोशिश करेंगे कि ये नाम बदले जाएं। पूरे देश के सभी राज्यों में हमें ये प्रयास करना है। तो भारत स्वाभिमान के अभियान में ऐसे छोटे बड़े बहुत सारे काम हमको करने हैं। उद्देश्य अपना एक ही है और बिल्कुल स्पष्ट है कि अंग्रेजों की गुलामी को, जो हमारे घुसी हुई है व्यवस्था में, नीतियों में, शासन में, हमारे अपने आचार व्यवहार में, दैनिक जीवन में, इसको जड़ मूल से हटाना है। अपने व्यक्तिगत जीवन से अंग्रेजियत को हटाना है, अपने राष्ट्र जीवन से अंग्रेजियत को हटाना है, अपने व्यक्तिगत जीवन से अंग्रेजी भाषा को हटाना है, अपने राष्ट्र जीवन से भी अंग्रेजी भाषा को हटाना है, अपने व्यक्तिगत जीवन से अंग्रेजी भूषा को हटाना है, अपने राष्ट्र जीवन के एक एक स्तर से अंग्रेजियत को हटाना है। इन सब हटाने के अभियानों में हम सब सेनानी बनेंगे और हमारे सेनापति परम पूजनीय स्वामी जी का एक एक निर्देश और एक एक आदेश का अपने जीवन के अंतिम दिन तक पालन करेंगे। क्योंकि संगठन जो होता है पूर्ण अनुशासन से चले तभी सफलता हासिल करता है। संगठन में थोड़ा भी अनुशासन बिगड़ जाए तो सफलता 100 साल दूर चली जाती है। एक बात कहकर मैं व्याख्यान खत्म करूंगा। 1857 की आजादी में पूरे संगठन ने तय किया था 31 मई को सारे देश में एक साथ आजादी की लड़ाई शुरू होगी। लेकिन कुछ अति उत्साही क्रांतिवीर नौजवानों ने 31 मई की तारीख को भुला दिया। 10 मई को ही सारा आजादी का लड़ाई का काम शुरू कर दिया। संगठन का निर्देश उस समय चूक गए मानने से परिणाम यह हुआ कि हम आजादी हासिल करने में 100 साल पीछे चले गए। अंग्रेज इतिहासकार इस बात को लिखते हैं कि अगर भारत के क्रांतिकारियों ने जल्दबाजी नहीं की होती, अति उत्साह नहीं दिखाया होता, 31 मई को जो तारीख तय हुई थी उसी तारीख को पूरे देश में क्रांति हुई होती, तो अंग्रेजों की कभी हिम्मत नहीं होती दोबारा भारत में आकर राज करने की और अंग्रेजों की सारी पीठ और कमर टूट गई होती उसी समय। लेकिन कुछ क्रांतिवीरों ने अति उत्साह में आकर समय से पहले काम कर दिया। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, ऐसी दूसरी गलती हमें नहीं करनी है। जो आदेश हमें मिलेगा, जो निर्देश हमें मिलेगा, उसमें कॉमा फुल स्टॉप का भी बदल हमें नहीं करना है।
हमें हमारे आदेश और निर्देश पर जब सारा संगठन पूरे देश में किसी एक तारीख को, किसी एक दिन को आह्वान देगा, उसी दिन का हमें इंतजार करना है। तब तक तैयारी करनी है। जैसे युद्ध होता है तो सेना तैयारी करती है और तैयारी में कई कई महीने लगते हैं, कई बार साल लग जाते हैं। तो ये भारत स्वाभिमान का सैनिकों का ही एक संगठन है जो आजादी, संपूर्ण आजादी, सच्ची आजादी लाने के लिए लड़ रहा है। तो हम सब सैनिक अगले 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल एक एक तैयारी को करेंगे, आदेश और निर्देशों को पूरी तरह से पालन करते हुए, अपनी सेनापति की आज्ञा को पूरी तरह से मानते हुए, उसमें अपनी आज्ञा नहीं मिलाएंगे। सेनापति की आज्ञा हमारी आखिरी आज्ञा है और उसी के साथ हमें कदम ताल मिला के चलना है। ध्यान रखना है 1857 की गलती अब 2009 से 2014 में ना दोहराई जाए। तो मैं पूरे विश्वास से कहता हूं कि हम संपूर्ण आजादी हासिल करेंगे और सच्ची स्वतंत्रता इस देश के लिए लाएंगे। ऐसा बोलकर ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो हमको शक्ति दे, हमको साहस दे, हम में वीरता आए, हम में तेजस्विता आए और हम हमारे लक्ष्य की तरफ बिना रुके और बिना 1 मिनट हिचके हुए बढ़ते ही जाएं और लक्ष्य पाकर ही हम हमारे को सांस को थामे या हमारे को आराम और विश्राम की स्थिति में लाएं। आपका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। कोई भी देश गुलामी की निशानियों को संजो के नहीं रखता। जब कोई भी मुल्क आजाद होता है तो सबसे पहला काम यही करता है कि वो गुलामी की निशानियों को नेस्तनाबूद करता है और वही काम भारत स्वाभिमान के सारे कार्यकर्ताओं को देश भर में करके दिखाना है। चाहे वो व्यवस्थागत गुलामी हो, नीतिगत गुलामी हो या विचारगत गुलामी हो, हमें आत्म परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन के इस काम को आगे बढ़ाना है। हम चाहते हैं देश में भ्रष्टाचार ना हो, देश में आर्थिक अशुचिता ना हो, चारित्रिक अशुचिता ना हो। इसकी शुरुआत हम स्वयं से करेंगे। हमारी पूर्ण प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि जीवन में हम किसी से भी 1 रुपए की भी बेईमानी कभी नहीं करेंगे। यह हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। अपने परिजनों से, स्वजनों से, अपने गांव से, अपने समाज से, अपने गुरु से, अपने संगठन से 1 रुपए की भी बेईमानी नहीं। मेरे जीवन में पूर्ण आर्थिक शुचिता, मेरे जीवन में पूर्ण चारित्रिक शुचिता रहेगी। ये संकल्प हो हमारा। और जैसे भाई राजीव जी ने कहा कि एक छोटी सी गलती ने, एक छोटे से संगठन के निर्देश को न मानने के कारण से 100 साल की गुलामी देश को झेलनी पड़ी। हम पूर्ण पवित्रता के साथ जिएंगे, स्वदेशी का पूर्ण आग्रह रखेंगे अपने जीवन में और पूर्ण संगठित होकर के ही आगे बढ़ेंगे। अब हमको कोई तोड़ नहीं सकता। पूर्ण संगठन, संगठित प्रयास, पूर्ण संगठन का भाव, संगच्छध्वम संवदध्वम। एक रत्ती भर, तिल भर इधर से उधर नहीं होना। हमको बहुत कुछ करना है, बहुत आशाएं हैं हमसे पूरे देश को, बहुत निगाहें टिकी हैं हम पर, हमारे उद्देश्यों पर, हमारे लक्ष्यों पर, हमारे जीवन पर, हमारे आचरण पर, हमारे व्यवहार पर, हमारे इस पूरे आंदोलन पर। और हमें करोड़ों देशवासियों को निराश नहीं करना। हजारों हजारों वर्षों के बाद, सैकड़ों सैकड़ों वर्षों के बाद कहीं देश में आशा और विश्वास उत्पन्न होता है। हमें विश्वासघात नहीं करना है। व्यवस्था परिवर्तन हम सरकारों के स्तर पर करवाएंगे, कानून के स्तर पर कराएंगे, लेकिन उसकी शुरुआत हम स्वयं से करेंगे। हम चाहते हैं कि देश में योग शिक्षा लागू हो पाठ्यक्रम में, तो उसकी शुरुआत हम अपने घर से करेंगे। सरकार जब पढ़ाएगी तब पढ़ाएगी देश के बच्चों को योग। हम स्कूलों में जाकर के बच्चों को योग पढ़ाएंगे और अपने बच्चों को हम योगी बनाएंगे। हमारा दायित्व है। सरकारों में पाठ्यक्रम के स्तर पर इतिहास की पुस्तकों में कब परिवर्तन होगा, हमारे संस्कारों का कब समावेश होगा, हमारी शिक्षा व्यवस्था में हमारी भाषा कब बदलेगी, वह आगे का विषय है। इतिहास के नाम पर जो हमें झूठ पढ़ाया जाता उसको भी हम बदलेंगे। हमारे पूर्वजों के ज्ञान, जीवन और चरित्र के बारे में जो गलत पढ़ाया जाता उसको भी हम बदलेंगे। सारी गुलामी की निशानियों को हमको मिटाना है।
भाषा, भूषा, भोजन, भेषज आदि के स्तर पर संपूर्ण गुलामी को, पराधीनता को हमें मिटाना है। लेकिन इसकी शुरुआत हम ये करेंगे कि हम अपने बच्चों को भारतीय संस्कार देंगे, अपने पूर्वजों के संस्कार देंगे, उनके सामने रामकृष्ण, बुद्ध, महावीर का, उनके सामने अपने महापुरुषों का, अपने क्रांतिवीरों का आदर्श हम रखेंगे। अपने बच्चों को हम संस्कार घर में देंगे और विद्यालयों में जा करके, कॉलेजों में, स्कूलों में जा करके बच्चों को हम संस्कार देंगे। ये काम हमको तुरंत शुरू कर देना है। व्यवस्था परिवर्तन हमसे शुरू होगी। तो शिक्षा व्यवस्था पर जो हमें व्यवस्था परिवर्तन के इस पूरे आंदोलन में जो काम करना है वो तो होगा। शासन के स्तर पर जो हमें परिवर्तन करना है, व्यवस्थाओं और नीतियों के स्तर पर जो हमें परिवर्तन करना है वो तो होगा ही होगा। उसकी शुरुआत हम स्वयं से करेंगे। चिकित्सा के स्तर पर हमको यह परिवर्तन तो तुरंत शुरू कर देना है। पहली बात तो हमें बीमार ही नहीं होना है। जब हम योग करेंगे तो कैसे होगा हमें कैंसर, कैसे होगा हमें हार्ट की प्रॉब्लम। तो स्वदेशी चिकित्सा का आग्रह हमारे जीवन में होगा। और आप व्रत लें कि मैं पहली बात तो जीवन में बीमार पड़ूंगा ही नहीं, और यदि मुझे कोई बीमारी हो जाती है तो मैं स्वदेशी चिकित्सा व्यवस्था से ही अपना स्वास्थ्य अच्छा करूंगा। स्वदेशी चिकित्सा का आग्रह हमारे जीवन में होना चाहिए। स्वदेशी वृत्ति यही तो है। कानून के स्तर पर जब परिवर्तन होगा तब भ्रष्टाचारियों का, बलात्कारियों का इस देश में सत्कार नहीं होना चाहिए, बल्कि उनका बहिष्कार होना चाहिए और पूरे देश में सार्वजनिक रूप से उनका तिरस्कार होना चाहिए। तभी देश सुधरेगा। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानाम तु तिरस्कारः त्रीणि तत्र वर्धन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। इसलिए ये काम तो हमें तुरंत शुरू कर देना है। हम भ्रष्टाचारियों का सार्वजनिक रूप से सम्मान न करें, हम बलात्कारियों का तिरस्कार करें, भ्रष्टाचारियों का तिरस्कार करें सार्वजनिक रूप से। जो मिलावट करने वाले हैं उनको हम बार बार शिकायत करें, बार बार पकड़वाएं सरकार से। अभी कानून बहुत कमजोर है लेकिन फिर भी कुछ सजा दिलवाएं। आंतरिक सुरक्षा भी हमारे बहुत खतरे में है। बेबसी के साथ हमारे प्रधानमंत्री बार बार कह देते हैं कभी भी आतंकवादी हमला कर सकते हैं। बहुत बेबसी। मतदान का कानून, अनिवार्य मतदान का हम कानून बनवाएंगे देश में, लेकिन उससे पहले हमारा यह फर्ज है कि जब जब मतदान होगा तब हम मतदान करने अवश्य जाएंगे। यह हमारा वैयक्तिक दायित्व है। अर्थव्यवस्था के स्तर पर हमें यदि रुपए का अवमूल्यन रोकना है, रुपए को डॉलर पाउंड के बराबर खड़ा करना है, तो एक संकल्प तो आज से ये करके जाओ, मैं मर सकता हूं, मैं मिट सकता हूं, मैं कट सकता हूं, लेकिन शून्य तकनीकी से बनी विदेशी वस्तु का प्रयोग हरगिज नहीं करूंगा। यह संकल्प होना चाहिए। मैं विदेशों में भी जाकर के विदेशी शैंपू और साबुन प्रयोग में नहीं लाता हूं। ठीक है, वहां जाते हैं तो पानी तो वहां का पीना पड़ता है। यह तो पूर्ण आग्रह है। मेरे वस्त्र, मेरी वेशभूषा, मेरे जूते, मेरे चप्पल, मेरा टूथब्रश, मेरा साबुन, मेरा शैंपू, मेरा सब कुछ जो मैं नित्य दिनचर्या में प्रयोग में लाता हूं, दैनिक वस्तुओं के प्रयोग में आने वाले जो अलग अलग उत्पाद हैं उनका मैं किसी भी विदेशी कंपनी का प्रयोग नहीं करूंगा। ये तो आज से ही संकल्प लेकर के जाएंगे। आप यदि किसान हैं तो मैं विश्व मुक्त कृषि करूंगा। करीब 5 लाख करोड़ रुपए का जहर हम खरीदते हैं और उसके परिणाम स्वरूप अभी राजीव भाई बोल रहे थे, हमारी मां बहन बेटियों के शरीर में जहर घोल दिए, उनके दूध में जहर घोल दिए, उनको जबरदस्ती जो है क्या स्वरूप उनका बना दिया है कि वो अपने बच्चों को विष पिला रही है। हम एक किसान हैं तो हम संकल्प लेंगे कि हम विश्व मुक्त कृषि करके स्वस्थ और समृद्ध भारत का निर्माण करेंगे। ऐसा संकल्प अपने हृदय में लेना है हमको। जल का संरक्षण हम करेंगे। परस्पर अभिवादन में हम हलो हाय का प्रयोग नहीं करेंगे। चाहे आप कोई भी भारतीय शब्द का प्रयोग कीजिए, किसी भी मत पंथ संप्रदाय में आप रहते हैं, अरे कम से कम ये बात तो मुसलमानों से ही सीख लो। वो कभी भी जो है हलो हाय नहीं बोलते। और हम यहां पढ़े लिखे जो हो गए ना, हाय कैसे। और जितने पढ़े लिखे मैं देखता हूं, जितने ज्यादा पढ़े लिखे, जितने ज्यादा बड़े, उतने ज्यादा सड़े। लेकिन ये बात कई जगह लागू हो रही है। हम पढ़े लिखे होकर के और पूरी तरह से अंग्रेजियत में डूब गए। प्रेम के नाम पर भी वो क्या मनाते हैं, वैलेंटाइन डे। इनको ये नहीं पता वैलेंटाइन कौन था, बस वैलेंटाइन डे मना रहे। क्या कर रहे हैं, बूढ़े बुढ़िया भी, हाँ वो फूल सा लेकर के कुटर कुटर, मैं तुम्हारे लिए प्रेम का फूल लेकर के आई हूं। थारा भला हो जाए।
468 ईस्वी में एक क्लोडियस नाम का महामूर्ख राजा हुआ। उसने कहा कि राज परिवार के लोग ही शादी करेंगे और दूसरा कोई शादी ही नहीं कर सकता। तो एक वेलेंटाइन नाम का एक चर्च में पादरी रहता था, वो लोगों की चोरी छिपे शादी कराता था। जब क्लोडियस उस महामूर्ख को पता लगा कि लोगों की शादी कराता तो उसको फांसी पर लटका दिया, सूली पर लटका दिया। तो बोले उसकी याद में हम जो है ना ये वेलेंटाइन डे मनाते हैं। ये तो बहुत गलत बात है। वेलेंटाइन डे का तुमसे क्या मतलब? हमारी तिथि, हमारी कालगणना, आज किसी से पूछो कौन सा सन चल रहा है, ईस्वी सन सबको पता है, विक्रम संवत किसी को नहीं पता या थोड़े लोगों को पता है। आज तिथि क्या है नहीं पता, डेट क्या है सबको पता। हमारे दिन हमसे छूट गए, हमारे वर्ष हमसे छूट गए, हमारे काल की गणना हमसे छूट गई, हमारे अपनी चीजें हमसे छूटती जा रही हैं। अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपना आचार, अपना शील। विदेशी लोगों में वस्तुगत विकास को मान्यता है, हमारे यहां विकास को मान्यता है। हम उपासना के जीवन में विश्वास रखते हैं, वो वासना के जीवन में, विलासिता के जीवन में विश्वास रखते हैं। वो मानते होंगे वैभव को, हमने तो त्याग को हमेशा पूजा है। हम भगवान श्याम को इसलिए नहीं पूछते कि उनके पास में करोड़ों अरबों की दौलत थी, हम इसलिए उनको पूछते हैं कि उन्होंने एक तरफ उनके लिए वनवास था और दूसरी तरफ राज्याभिषेक, उन्होंने विलासिता को छोड़ करके, महलों को छोड़ करके जंगल की राह ली थी, इसलिए हमने उनको पूजा था। हम वैभव की संस्कृति में नहीं, हम त्याग की संस्कृति में विश्वास रखने वाले लोग। अपना जन्मदिन हम मोमबत्तियां बुझा करके नहीं, घी के दिए जला करके, हवन करके मनाए। हमने क्या हो गया, मोमबत्ती जलाई, फूंक मार दी, हे भगवान मेरी जीवन जो जल्दी बुझ जाए। क्या उल्टे काम में पड़ गए। अपने नामकरण हो, 16 संस्कार हो अपने, वो यज्ञ के साथ संपन्न हो। हमारा जन्मदिन जब पैदा होते हैं तब घर में यज्ञ हो, और जब जब जन्मदिन मनाया जाए तब तब घर में यज्ञ हो, और यज्ञ ना हो तो कम से कम दीप जला करके हम जन्मदिन मनाएं, वृक्ष लगा करके हम जन्मदिन मनाएं, किसी को खुशियां देकर के हम जन्मदिन मनाएं, मोमबत्तियां बुझा करके। मर्यादा, शील, यह हमारी संस्कृति है। दुराचार, व्यभिचार, ये सब कामाचार, ये हमारी संस्कृति नहीं। हमारे यहां पर मनोरंजन भूलने के लिए नहीं, मनोरंजन भी सीखने के लिए। हमारे यहां पर फुर्सत के वक्त में हम लोग अलग अलग वेदों के पारायण यज्ञ किया करते थे, सोम याग आदि किया करते थे। आज सारा मनोरंजन किसके लिए? बिगड़ने के लिए और भूलने के लिए। हमारे यहां मनोरंजन भी सुधरने के लिए और सीखने के लिए होता था। जैसे कि अभी भाई राजीव जी ने बताया कि हमारा संगीत हो, चाहे हमारा नृत्य हो, हमारी संपूर्ण हमारे जीवन शैली में, हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में भारत और भारतीयता, इसको हमें अपनाना है। तो हमें व्यवस्थागत गुलामी से मुक्ति पानी है, हमें विचारगत, वैचारिक पराधीनताओं से मुक्त होना है, और तब ये संपूर्ण आजादी का हमारा अभियान, संपूर्ण स्वाधीनता का हमारा अभियान, भारत स्वाभिमान पूरा होगा। हम आत्म परिवर्तन से राष्ट्र में परिवर्तन लाएंगे और इन महापुरुषों के और क्रांतिवीरों का सपनों का भारत बनाएंगे। यही है भारत स्वाभिमान का अभियान। बोलिए भारत माता की।